चलो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। प्री कॉलोनियल शहर जैसे सूरत और मसूलीपट्टनम ट्रेड और ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स के लिए फेमस थे, लेकिन नए कॉलोनियल शहर बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास सिंपल भाषा में समझे तो लिबरलाइजेशन ने प्राइवेट कंपनीज के लिए रूल्स आसान कर दिए। प्राइवेटाइजेशन में सरकारी कंपनीज प्राइवेट हाथों में चली गईं और ग्लोबलाइजेशन ने देखो, कॉन्टिन्यूटी ये है कि कास्ट, ट्राइब और फैमिली, ये तीनों इंस्टीट्यूशंस आज भी हमारी सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। दे स्टिल एग्जिस्ट। लेकिन चेंज ये है तो बच्चों, इंडियन सोसाइटी यूनिट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है कि ये फेमिलियर भी लगता है और कंफ्यूजिंग भी। हम इसमें रहते हैं, पर जब पढ़ने बैठते हैं तो सब कॉम्प्लेक्स लगता है। बट टेंशन नॉट, इस वीडियो के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं, जिससे आप बोर्ड में फुल स्कोर कर पाओगे। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एडू मास्टरी में, जहां आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम इजी वे में क्लियर होते हैं। और हाँ, सारे स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक कमेंट पिन बॉक्स में है। चलो शुरू करते हैं। तो एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आप अपने समाज यानी अपनी सोसाइटी के बारे में क्या जानते हैं? अब आप सोच रहे होंगे, सर ये कैसा सवाल है? ऑफ कोर्स हम जानते हैं, हम इसी में तो रहते हैं। रोज सुबह से शाम तक हम सोसाइटी के रूल्स फॉलो करते हैं, करेक्ट? और बिल्कुल सही बात है। यहीं से, इसी लिव्ड एक्सपीरियंस से हमारी सोशियोलॉजी की कहानी शुरू होती है। जरा सोचो, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको बुक से पता चलता है कि पहले क्या हुआ था, लेकिन सोशियोलॉजी के केस में आप पैदा होते ही स्टूडेंट बन जाते हो। स्कूल जाने से, टेक्स्ट बुक खोलने से बहुत पहले आपने सोसाइटी के रूल्स सीख लिए थे। बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, छोटों से प्यार से बात करनी है, फैमिली के ट्रेडिशंस क्या हैं, ये सब आपको किसी ने क्लासरूम में नहीं सिखाया, राइट? ये आपने अपने आसपास से, अपनी फैमिली और कम्युनिटी से एब्जॉर्ब किया है। और ये जो सारी नॉलेज है, जो हमने बस जीते जीते ऑब्जर्व करके सीख ली है, इसी को हम कहते हैं कॉमन सेंस। ये हमारा एक बिल्ट इन गाइड है जो हमें सोशल वर्ल्ड में नेविगेट करना सिखाता है। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में सोशियोलॉजी में हम सबके पास एक हेड स्टार्ट है, लेकिन ये हेड स्टार्ट थोड़ा ट्रिकी भी हो सकता है। और यही है सबसे बड़ा ट्विस्ट। ये कॉमन सेंस हमारे लिए एक एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी। एडवांटेज इसलिए क्योंकि सब्जेक्ट मुश्किल नहीं लगता, जाना पहचाना सा लगता है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि हमारा कॉमन सेंस सिर्फ हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है। वो अधूरा हो सकता है, उसमें अजम्पशंस हो सकते हैं, बायसेस हो सकते हैं। और सोशियोलॉजी इसी चीज को चैलेंज करती है। वो हमसे कहती है कि रुको, सिस्टमैटिक स्टडी करो, एविडेंस ढूंढो और अलग अलग व्यू पॉइंट से चीजों को समझो, सिर्फ अपनी नजरों से नहीं। पता है, सोशियोलॉजी पढ़ने का पहला स्टेप लर्निंग नहीं बल्कि अनलर्निंग होता है। मतलब जो हम पहले से मानकर बैठे हैं उसको थोड़ा साइड में रखना पड़ता है, ताकि हम सोसाइटी को एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से देख सकें। क्योंकि सोशियोलॉजी सिर्फ कॉमन सेंस का फैंसी नाम नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक, एक साइंटिफिक तरीका है, एक मेथड है जिससे हम समझते हैं कि सोसाइटी एक्चुअली में काम कैसे करती है, ना कि जैसा हमें लगता है कि वो काम करती है। तो सबसे मिलेगा क्या? सोशियोलॉजी हमें एक सुपर पावर देती है, चीजों को अलग अलग नजरिए से देखने की पावर। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये हमें हमारी पर्सनल ट्रबल्स को बड़े सोशल इश्यूज से कनेक्ट करना सिखाती है। एग्जाम्पल देता हूं, मान लो एक इंसान को कॉलेज के बाद जॉब नहीं मिल रही, तो ये उसकी पर्सनल ट्रबल है। लेकिन जब देश में लाखों ग्रेजुएट्स को जॉब नहीं मिल रही, तो ये एक सोशल इशू बन जाता है जो इकोनॉमी, एजुकेशन सिस्टम और गवर्नमेंट पॉलिसीज से जुड़ा हुआ है। सोशियोलॉजी हमें यही बड़ा पिक्चर देखने में हेल्प करती है। अच्छा, तो ये सब्जेक्ट, ये सोचने का तरीका शुरू कहां से हुआ? इसके रूट्स हमें मिलते हैं 19th सेंचुरी यूरोप में। उस टाइम वहां बहुत बड़े सोशल चेंजेस हो रहे थे और एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, ऑगस्ट कॉम्ट, जिनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। उन्होंने ही 1839 में सोशियोलॉजी टर्म दिया था और इसकी नींव रखी एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। चलो, अब इस सोशियोलॉजिकल लेंस को, इस चश्मे को हम अपनी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी पर लगाकर देखते हैं। आज के इंडिया को समझने के लिए हमें उस हिस्टोरिकल फोर्स को समझना पड़ेगा जिसने हमें सबसे ज्यादा शेप किया है, और वो है ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म क्या होता है? सिंपल टर्म्स में, जब एक पावरफुल कंट्री किसी दूसरी कंट्री पर रूल करती है ताकि उसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सके। ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो लगभग 200 साल तक चला, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। उन्होंने सिर्फ हमारे राजा नहीं बदले, उन्होंने हमारी इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और पूरे सोशल स्ट्रक्चर को ही बदल कर रख दिया। लेकिन इस पूरे दौर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स हुआ। जिस कॉलोनियलिज्म ने हमें कंट्रोल करने की कोशिश की, उसने अनजाने में अपने ही सबसे बड़े दुश्मन को जन्म दे दिया, और वो था नेशनलिज्म। अब ये नेशनलिज्म क्या चीज़ है? ये एक फीलिंग है,
अपने देश के लिए प्यार, डेडिकेशन और यूनिटी की फीलिंग। ब्रिटिश रूल के टाइम अलग अलग रिलीजन, कास्ट और रीजन के लोगों का दुश्मन एक ही था, और इसी शेयर्ड स्ट्रगल ने, इसी कॉमन दुख ने हम सबके अंदर एक नई आइडेंटिटी पैदा की। इसने इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन को एक साथ ला दिया और नेशनलिज्म की आग जलाई, जो आगे जाकर आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार बनी। और पता है, कोलोनियलिज्म का एक अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट और भी था। ब्रिटिशर्स ने अपने लिए जो एजुकेशन सिस्टम और जॉब्स क्रिएट किए, उससे एक नया सोशल ग्रुप पैदा हुआ, द एजुकेटेड अर्बन मिडिल क्लास। ये वो लोग थे जिन्होंने लिबर्टी, डेमोक्रेसी जैसे आइडियाज के बारे में पढ़ा और आगे चलकर यही लोग फ्रीडम स्ट्रगल के लीडर्स बने। इन्होंने ही नेशनलिज्म के मैसेज को देश के कोने कोने तक पहुंचाया। और ये सब हमें लाता है इंडियन सोसाइटी के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पर। एक लाइन जो आपने हजारों बार सुनी होगी, लेकिन जिसे सोशियोलॉजिकली समझना बहुत जरूरी है: यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया सच में एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है। यहाँ हजारों भाषाएं हैं, दुनिया के लगभग सारे बड़े रिलीजन्स हैं, एक कॉम्प्लेक्स कास्ट स्ट्रक्चर है और गिनती नहीं हो सकती इतने रीजनल कल्चर्स और ट्रेडिशंस हैं। इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन इतने डिफरेंसेस के बावजूद एक कॉमन धागा है, एक शेयर्ड आइडेंटिटी है जो हम सबको जोड़ती है, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो चलो एक क्विक रिवीजन करते हैं। हमने शुरू किया कॉमन सेंस से, जो हम सबके पास है। फिर हमने उसको सोशियोलॉजी के सिस्टमैटिक अप्रोच से कंपेयर किया। फिर हमने इस नए लेंस से देखा कि कैसे कॉलोनियलिज्म ने नेशनलिज्म को जन्म दिया। और एंड में हमने इंडिया के कोर प्रिंसिपल को समझा, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। देखा कितना सिंपल है। तो अब जब आपके पास ये सोशियोलॉजिकल टूल्स हैं, मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। अपने इस नए पर्सपेक्टिव से सोचिए, आपके हिसाब से आज इंडिया का सबसे बड़ा सोशल चैलेंज क्या है? इस सवाल पर जरूर सोचना, और अगर इस पर डिस्कस करना चाहते हो या इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स और मटेरियल चाहिए तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो। लिंक पिन कमेंट में है। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज सोशियोलॉजी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करते हैं, द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। आपने कभी सोचा है कि इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन, जिसके बारे में हम हमेशा सुनते रहते हैं, ये आखिर हमारे लिए एक एडवांटेज है या फिर एक डिसएडवांटेज? चलो आज इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखो, अक्सर हमारे दिमाग में एक बात डाल दी जाती है कि इंडिया की बड़ी पॉपुलेशन ही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। लेकिन क्या ये पूरा सच है, या इसके पीछे कोई और स्टोरी भी है? लेट्स चैलेंज दिस कॉमन बिलीफ और देखते हैं कि फैक्ट्स और थियरीज आखिर कहते क्या हैं। तो इस चैप्टर को आसानी से समझने के लिए हम इन टॉपिक्स को एक एक करके कवर करेंगे। हम डेमोग्राफी के बेसिक्स से शुरू करेंगे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट थियरीज, इंडिया की पॉपुलेशन की कहानी, इसका स्ट्रक्चर, सोशल इश्यूज, और आखिर में इंडिया की पॉपुलेशन पॉलिसी को समझेंगे। सब कुछ कवर होगा, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम्स के पैटर्न से। ओके, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये डेमोग्राफी आखिर है क्या? सुनने में थोड़ा सा टेक्निकल लग सकता है, बट आई प्रॉमिस यू इट्स अ वेरी सिंपल एंड पावरफुल आइडिया। सो डेमोग्राफी वर्ड दो ग्रीक वर्ड से बना है, डेमोज जिसका मतलब है पीपल यानी लोग, और ग्राफीन जिसका मतलब है टू डिस्क्राइब। तो बेसिकली इट्स द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने मर रहे हैं, कहाँ से कहाँ माइग्रेट कर रहे हैं, ये सब कुछ डेमोग्राफी के अंडर आता है। इट्स लाइक क्रिएटिंग अ डिटेल्ड रिपोर्ट कार्ड ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन। अब देखो, डेमोग्राफी के दो पार्ट्स हैं। एक है फॉर्मल डेमोग्राफी, जो सिर्फ नंबर्स का गेम है, ये व्हाट बताती है। फॉर एग्जाम्पल, बर्थ रेट 20 है, बस फैक्ट। लेकिन हम सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे लिए सोशल डेमोग्राफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाई पूछती है, बर्थ रेट 20 क्यों है? क्या इसके पीछे सोशल रीजंस हैं, इकोनॉमिक रीजंस हैं, या कल्चरल रीजंस हैं? हम नंबर्स के पीछे की स्टोरी को समझते हैं। चलो अब दो ऐसी सुपर इंपॉर्टेंट थियरीज डिस्कस करते हैं जो पॉपुलेशन स्टडीज का फाउंडेशन है। इन्हें अच्छे से समझना, क्योंकि इन पर एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। 18th सेंचुरी में एक इंग्लिश स्कॉलर थे, थॉमस माल्थस। उन्होंने एक ऐसी थियरी दी जो आज तक डिस्कस होती है। उनका सिंपल सा आर्गुमेंट था कि इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ने की स्पीड हमारे खाना उगाने की स्पीड से हमेशा बहुत ज़्यादा होती है। माल्थस ने कहा कि पॉपुलेशन ज्योमेट्रिकली बढ़ती है। सोचो, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, एकदम रॉकेट की स्पीड से डबल होती जाती है। जबकि हमारा फूड प्रोडक्शन अरिथमेटिकली बढ़ता है, यानी 2, 4, 6, 8, धीरे धीरे। अब आप ही सोचो, एक तरफ रॉकेट है और दूसरी तरफ एक साइकिल, रेस कौन जीतेगा? ऑब्वियसली पॉपुलेशन। और इसका रिजल्ट होगा हमेशा रिसोर्सेज की कमी, गरीबी और भुखमरी।
मैल्थस के हिसाब से इस प्रॉब्लम के बस दो ही सॉल्यूशंस हैं। एक है प्रिवेंटिव चेक्स, जहां इंसान खुद कंट्रोल करे, जैसे शादी देर से करना, और अगर हम नहीं सुधरेंगे तो नेचर पॉजिटिव चेक्स यूज करेगी, जैसे फैमिन यानी अकाल, फ्लड्स और डिजीजेस। एक तरह से मैल्थस कह रहे थे, या तो हम खुद को कंट्रोल कर लें या फिर नेचर हमें कंट्रोल करेगी और वो बहुत ब्रूटल तरीके से करेगी। लेकिन मैल्थस की थ्योरी हर जगह सच साबित नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी की पावर को अंडर एस्टिमेट किया। यूरोप में देखा गया कि इकोनॉमिक ग्रोथ से पॉपुलेशन ग्रोथ को पीछे छोड़ा जा सकता है, और इसी ऑब्जर्वेशन से एक नई और ज़्यादा होपफुल थ्योरी सामने आई, द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये थ्योरी पॉपुलेशन चेंज को 3 स्टेजेस में देखती है। स्टेज 1 अंडर डेवलप्ड सोसाइटीज, जहां बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है, इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो है। फिर आता है स्टेज 2 यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का स्टेज। यहां बेटर हेल्थ केयर की वजह से डेथ रेट तो नीचे गिर जाता है, लेकिन लोगों की सोच, उनके कस्टम्स इतनी जल्दी नहीं बदलते, तो बर्थ रेट हाई रहता है। हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, इसका रिजल्ट रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, और इंडिया इस स्टेज का परफेक्ट एग्जाम्पल है। फाइनली स्टेज 3 डेवलप्ड सोसाइटीज, जहां एजुकेशन और प्रोग्रेस के कारण बर्थ रेट भी गिर जाता है और पॉपुलेशन स्टेबल हो जाती है। ओके, तो अब इन दोनों थ्योरीज को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करके देखते हैं। और इसके लिए हमारा सबसे रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? द सेंसस ऑफ इंडिया। इंडिया में सेंसस यानी जनगणना ब्रिटिश एरा से हो रही है। 1881 से ये हर 10 साल में रेगुलरली कंडक्ट की जा रही है। लेकिन इस पूरी जर्नी में साल 1921 एक अहम मोड़ था, एक टर्निंग पॉइंट, जिसे द ग्रेट डिवाइड के नाम से भी जाना जाता है। 1911 से 1921 के बीच फॉर द फर्स्ट एंड ओनली टाइम इन आवर हिस्ट्री इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ने के बजाय कम हो गई बाय -0.31%। इसका सबसे बड़ा रीजन था 1918-19 में आई इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, जिसे स्पेनिश फ्लू भी कहते हैं, जिसमें इंडिया में लगभग 1.25 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। 1921 के बाद क्या बदला? बेटर हेल्थ केयर की वजह से डेथ रेट तेजी से नीचे आया, लेकिन बर्थ रेट हाई ही बना रहा। बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच ये जो गैप बढ़ता गया, वही इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कारण बना। Essentially, this was India's entry into stage 2 of the demographic transition theory. देखो, पॉपुलेशन का सिर्फ साइज ही नहीं, उसका स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब हमारी पॉपुलेशन में यंग लोग कितने हैं, बुजुर्ग कितने हैं, मेल फीमेल रेशियो क्या है, ये सब फैक्टर्स किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत क्रूशियल होते हैं। और यहाँ आती है इंडिया की सबसे बड़ी ताकत, आ यंग पॉपुलेशन। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी वर्किंग एज पॉपुलेशन है, यानी 15 से 64 साल के लोग। इसका मतलब है कि काम करने वाले लोग डिपेंडेंट लोगों से, यानी बच्चों और बुजुर्गों से ज्यादा हैं। इसी एडवांटेज को कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। सोचो, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक लिमिटेड टाइम ऑफर, जिसे इंडिया बहुत तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये एक पोटेंशियल है, गारंटी नहीं है। अगर हमने इसे सही से यूज नहीं किया तो ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो सवाल यह है कि ये डिविडेंड फायदा है या बोझ? ये डिविडेंड एक एसेट तभी बनेगा जब हम अपने यूथ को अच्छी एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्किल्स और सबसे इंपॉर्टेंट जॉब्स दे पाएं। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो यही डेमोग्राफिक डिविडेंड एक डेमोग्राफिक डिजास्टर में भी बदल सकता है। अब बात करते हैं एक ऐसी सोशल प्रॉब्लम की जो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, द डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो। इंडिया में हर 1000 मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स का नंबर कंसिस्टेंटली कम रहा है। और इसके पीछे कोई बायोलॉजिकल रीजन नहीं है, बल्कि हमारे सोसाइटी के डीप रूटेड पेट्रियार्कल माइंडसेट, बेटा पाने की चाहत और इसके नतीजे जैसे सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन और लड़कियों की निग्लेक्ट है। तो इतनी बड़ी और डाइवर्स पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ओवर द इयर्स क्या पॉलिसीज बनाई हैं? चलो, इंडिया की पॉपुलेशन पॉलिसी की एवोल्यूशन को देखते हैं। इंडिया शायद दुनिया का पहला देश था जिसने ऑफिशियली नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया। शुरू में फोकस अवेयरनेस पर था, लेकिन 1975-77 की इमरजेंसी के दौरान इस प्रोग्राम को बहुत क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ी, क्योंकि इसमें जबरदस्ती नसबंदी यानी फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशंस जैसे कोअर्सिव मेथड्स यूज किए गए। इसके बाद गवर्नमेंट ने अपना अप्रोच बदला और प्रोग्राम का नाम नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कर दिया। अब फोकस जबरदस्ती पर नहीं, बल्कि वेलफेयर और लोगों की चॉइस पर किया गया। तो चलो एक क्विक रिवीजन करते हैं। इस पूरे डिस्कशन से हमारे की टेकअवेज क्या हैं? हमने डेमोग्राफी का मीनिंग समझा, माल्थस की वार्निंग और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की होप को देखा। हमने इंडिया की जर्नी में 1921 द ग्रेट डिवाइड की इंपॉर्टेंस को जाना
और हमने इंडिया के दो चेहरों को देखा। एक तरफ डेमोग्राफिक डिविडेंड की सुनहरी अपॉर्चुनिटी और दूसरी तरफ डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो का गंभीर चैलेंज। अल्टीमेटली इंडिया का फ्यूचर आपके हाथों में है। आप ही वो डेमोग्राफिक डिविडेंड हैं जिसके बारे में हमने इतनी बात की। तो सोचिए, एज अ स्टूडेंट आप अपने स्किल्स और एजुकेशन से इस अपॉर्चुनिटी को रियलिटी में कैसे बदल सकते हैं। आई होप इस चैप्टर ने आपको इंडिया की डेमोग्राफिक स्टोरी को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने में हेल्प की है। कीप थिंकिंग एंड कीप क्वेश्चनिंग। हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज हम लोग क्लास 12 सोशियोलॉजी का एक सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर सोशल इंस्टीट्यूशंस कंटिन्यूटी एंड चेंज को एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझेंगे। कभी सोचा है कि हमारी सोसाइटी इतनी कॉम्प्लेक्स, इतनी डाइवर्स आखिर एक साथ जुड़ी कैसे रहती है? वो कौन से इनविजिबल रूल्स हैं जो हम सबको बांध कर रखते हैं? आज हम इन्हीं रूल्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक सिंपल से सवाल से। देखो, आप रोज स्कूल जाते हो, आसपास लोग शादी करते हैं, हर फैमिली के अपने अलग रीति रिवाज होते हैं। ये सब हम करते क्यों हैं? ऐसा लगता है ना जैसे कोई अनरिटन रूल बुक है जिसे हम सब फॉलो कर रहे हैं। तो ये रूल्स हैं क्या और आते कहाँ से हैं? बस इन्हीं सवालों का जवाब है सोशल इंस्टीट्यूशंस। इनको आप सोसाइटी के पिलर्स समझ लो। ये वो सेट रूल्स और सिस्टम्स हैं जो हमारी लाइफ को एक स्ट्रक्चर देते हैं। सोचो, फैमिली, मैरिज, कास्ट, रिलीजन, ये सब सोशल इंस्टीट्यूशंस ही तो हैं। अगर ये ना हो तो सोसाइटी में बिल्कुल केओस हो जाएगा, है ना? ये हमें बताते हैं कि चीजें कैसे की जाती हैं और लाइफ को एक प्रिडिक्टेबल फ्लो देते हैं। ओके, तो चलो डाइव इन करते हैं। ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम इंडिया के सबसे कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशन यानी कास्ट की कहानी समझेंगे। फिर हम इंडिया की फैसिनेटिंग ट्राइबल कम्युनिटीज को एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हमारी अपनी फैमिली को और वो कैसे बदल रही है। और हाँ, एंड में सब कुछ जोड़कर एक क्विक रीकैप तो बनता है। तो रेडी हो? लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, फर्स्ट अप एक ऐसा टॉपिक जिसने हजारों सालों से इंडियन सोसाइटी को शेप किया है, कैस्ट। देखिए, ये सिर्फ एक सोशल डिवीजन नहीं है, ये एक बहुत ही डीपली रूटेड सिस्टम है जिसने हिस्टोरिकली डिसाइड किया है कि एक इंसान क्या काम करेगा, किससे शादी करेगा और सोसाइटी में उसकी जगह क्या होगी। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर इसको समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब ये वाला पार्ट एग्जाम के लिए एकदम क्रूशियल है, सो ध्यान से सुनना। ओरिजिनली इंडिया में वर्ना सिस्टम था। ये आपके काम यानी आपके कर्मा पर बेस्ड था। और पता है, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल था। मान लो एक किसान का बेटा बहुत बड़ा स्कॉलर बन गया तो वो एज अ ब्राह्मण रिस्पेक्ट पा सकता था। बट ओवर टाइम ये सिस्टम जाति में बदल गया और जाति आपके जन्म यानी बर्थ पर बेस्ड है। और ये सिस्टम बहुत ही रिजिड है। मतलब आप जिस जाति में पैदा हुए, आपकी आइडेंटिटी उससे जुड़ जाती है। तो इस जाति सिस्टम के मेन फीचर्स क्या हैं? चलो देखते हैं। पहला, ये बाय बर्थ डिसाइड होता है, सिंपल। दूसरा, इसमें एक फिक्स्ड हायरार्की है, एक लैडर जैसा, जिसमें कुछ जातियों को ऊपर और कुछ को नीचे माना जाता है। तीसरा, मैरिज के बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं जिसे हम एंडोगमी कहते हैं, मतलब शादी अपनी ही जाति में करो। फिर खान पान और सोशल इंटरेक्शन के भी नियम होते थे। और हिस्टोरिकली आपका काम भी वो भी हेरिडिटरी था। जो आपके पुरखे करते आए हैं वही आपको करना होता था। एक बात हमेशा याद रखना, कास्ट सिस्टम हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा आज है। ये टाइम के साथ काफी इवॉल्व हुआ है। देखो, एंशिएंट इंडिया में फ्लेक्सिबल वर्ना सिस्टम था। फिर पोस्ट वैदिक एरा आते आते जाति सिस्टम बर्थ बेस्ड और रिजिड हो गया। फिर आए ब्रिटिशर्स कॉलोनियल पीरियड में, जिसने इन आइडेंटिटीज को और भी सॉलिड बना दिया। और आज कंटेम्पररी इंडिया में भले ही हम इस सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं, ये अलग अलग नए फॉर्म्स में जिंदा है। जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो उन्होंने एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर सेंसस शुरू किया। सोचो, फॉर द फर्स्ट टाइम जातियों को ऑफिशियली काउंट किया गया, उन्हें कैटेगराइज किया गया और उनकी रैंकिंग की गई। ये उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का भी एक हिस्सा था। बट इसका रिजल्ट ये हुआ कि लोगों के मन में अपनी जाति की आइडेंटिटी और भी गहरी हो गई और भी पक्की हो गई। इस प्रोसेस ने सिस्टम को और ज्यादा रिजिड बना दिया। अब आज के इंडिया में कास्ट से जुड़े दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने हैं, ध्यान देना। पहला है संस्कृताइजेशन। ये टर्म फेमस सोशियोलॉजिस्ट M.N. श्रीनिवास ने दिया था। इसमें होता क्या है कि लोअर कास्ट ग्रुप्स अपनी सोशल स्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए अपर कास्ट्स के रीति रिवाज, उनके रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे वेजिटेरियन बन जाना या कुछ खास फेस्टिवल्स मनाना। ये कास्ट सिस्टम के अंदर रहते हुए ही ऊपर जाने का एक तरीका है। और दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डोमिनेंट कास्ट का। ये कौन है? ये वो जाति है जिसके पास एक पर्टिकुलर रीजन में तीन चीजें होती हैं। 1. A large population,
बहुत सारे लोग, 2 लैंड ओनरशिप यानी इकोनॉमिक पावर और 3 पॉलिटिकल पावर। इनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ और इकोनॉमिक पावर की वजह से ये उस रीजन की पॉलिटिक्स और सोशल लाइफ में बहुत इन्फ्लुएंशियल हो जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में जाट्स या आंध्र प्रदेश में रेड्डीज और कम्मास। और ये हमें आज के इंडिया के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स पर लाता है। देखो, शहरों में अपर क्लासेस के लिए कास्ट अक्सर इनविजिबल होती जा रही है। आप सुनेंगे लोग कहते हैं, यार मैं कास्ट पे बिलीव नहीं करता, इट्स ऑल अबाउट मेरिट। लेकिन यहाँ कास्ट प्रिविलेज का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। उनके पास जो सोशल नेटवर्क्स और एजुकेशनल बैकग्राउंड है, वो भी उनकी कास्ट से मिला एक एडवांटेज हो सकता है। और दूसरी तरफ मार्जिनलाइज क्लासेस के लिए रिजर्वेशंस और अपने राइट्स के लिए फाइट करने की वजह से कास्ट हाइपर विजिबल हो जाती है। उनके लिए ये उनकी आइडेंटिटी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो हमने देखा कि कास्ट सिस्टम हायरार्की पर बेस्ड है, बट व्हाट अबाउट दोज कम्युनिटीज जो हिस्टोरिकली इस सिस्टम से बाहर रही हैं? ये हमें लेके आता है हमारे नेक्स्ट सोशल इंस्टीट्यूशन पर, इंडियाज ट्राइबल कम्युनिटीज। इन्हें हम आदिवासी या जनजाति भी कहते हैं, जिसका मतलब ही होता है ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स। इनका कल्चर और सोशल स्ट्रक्चर मेन स्ट्रीम सोसाइटी से काफी अलग और यूनिक है। तो कास्ट और ट्राइब में मेन डिफरेंस क्या है, इसको बिल्कुल क्लियर रखते हैं। जहां कास्ट सिस्टम हायरार्की यानी ऊंच नीच और प्योरिटी पोल्यूशन के आइडियाज पर बेस्ड है, वहीं ट्राइबल सोसाइटीज ज्यादातर इगैलिटेरियन होती हैं, यानी उनमें बराबरी पर जोर दिया जाता है। उनका सोशल लाइफ किनशिप यानी रिश्तेदारी और कम्युनिटी बॉन्ड्स पर चलता है, ना कि किसी रिलीजियस हायरार्की पर। अब इन ट्राइब्स को क्लासिफाई करने के 2 मेन तरीके हैं। पहला है उनके परमानेंट ट्रेट्स के बेसिस पर, जैसे वो किस रीजन में रहते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल संथाल ट्राइब जो मेनली झारखंड और वेस्ट बंगाल में रहती है और संथाली लैंग्वेज बोलती है। दूसरा तरीका है अक्वायर्ड ट्रेट्स के बेसिस पर, जैसे उनका लाइवलीहुड क्या है, क्या वो हंटर गैदरर्स हैं या सेटल्ड एग्रीकल्चर करते हैं। इससे हमें उनके लाइफस्टाइल और उनके बदलते हुए वर्ल्ड के बारे में पता चलता है। कास्ट और ट्राइब जैसे बड़े कम्युनिटीज से चलो अब जूम इन करते हैं सोसाइटी की सबसे बेसिक और फंडामेंटल यूनिट पर, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिससे हम सब डायरेक्टली जुड़े हैं, द फैमिली। हम सबके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है ना? लेकिन क्या इसका स्ट्रक्चर हमेशा से एक जैसा रहा है? बिल्कुल नहीं। टाइम के साथ इंडियन फैमिली में बहुत बहुत बड़े चेंजेस आए हैं। देखो, इंडिया में ज्यादातर फैमिलीज पैट्रीलिनियल और पेट्रीलोकल हैं, मतलब वंश पिता से पुत्र को चलता है और शादी के बाद लड़की लड़के के घर जाती है। ये सबसे कॉमन है, बट दिस इज नॉट दी ओनली फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, मेघालय की खासी और गारो ट्राइब्स मैट्रीलिनियल हैं। वहां इनहेरिटेंस यानी जायदाद माँ से बेटी को पास ऑन होती है। ये दिखाता है कि फैमिली का कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, इसके बहुत डाइवर्स फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। और ये हमें लाता है मॉडर्न इंडियन फैमिली के सबसे बड़े चेंज पर, द शिफ्ट फ्रॉम जॉइंट टू न्यूक्लियर फैमिलीज। पहले वो जमाना था जब एक ही छत के नीचे दादा दादी, चाचा चाची, सारे कजिन्स सब साथ रहते थे। एक कॉमन किचन होता था, एक पूरा बसलिंग हाउस होल्ड। लेकिन अब खास करके शहरों में न्यूक्लियर फैमिलीज का ट्रेंड बढ़ रहा है, जहां सिर्फ पेरेंट्स और उनके बच्चे एक साथ रहते हैं। तो ये चेंज आ क्यों रहा है? इसके पीछे कुछ सॉलिड रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीजन है अर्बनाइजेशन। लोग जॉब्स के लिए गांव से शहरों में माइग्रेट कर रहे हैं, जहां बड़े घर अफोर्ड करना मुश्किल है। प्लस नई जॉब मार्केट्स में काम एंसेस्ट्रल लैंड से जुड़ा हुआ नहीं है। और आखिरी, हमारी वैल्यूज भी बदल रही हैं। आज लोग इंडिविजुअलिज्म और पर्सनल प्राइवेसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे हैं। ओके, तो हमने कास्ट, ट्राइब्स और फैमिली तीनों को डिटेल में कवर कर लिया है। अब चलो इन सब अलग अलग पीसेस को जोड़ते हैं और इस चैप्टर की बिग पिक्चर को समझते हैं। याद है चैप्टर का नाम? कंटिन्यूटी एंड चेंज। और हमने हर इंस्टीट्यूशन में इन्हीं 2 फोर्सेस को काम करते हुए देखा है। सो द मेन टेक अवे क्या है? देखो, कॉन्टिन्यूटी ये है कि कास्ट, ट्राइब और फैमिली ये तीनों इंस्टीट्यूशंस आज भी हमारी सोसाइटी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। दे स्टिल एग्जिस्ट। लेकिन चेंज ये है कि इनके रूप और इनके फंक्शंस बदल गए हैं। कास्ट अब पॉलिटिक्स और मैट्रिमोनियल साइट्स पर ज़्यादा दिखता है। ट्राइब्स अपनी आइडेंटिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं वाइल इंटीग्रेटिंग विद द मेन स्ट्रीम। और फैमिली, भले ही हम फिल्मों में जॉइंट फैमिली को आइडियलाइज करते हैं, रियलिटी फॉर मैनी इज नाउ द न्यूक्लियर फैमिली। तो मैं आपको इस फाइनल थॉट के साथ छोड़ता हूं। जैसे जैसे इंडिया और मॉडर्न होगा, एजुकेशन और बढ़ेगी, वैल्यूज और चेंज होंगी, तो क्या ये इंस्टीट्यूशंस यानी कास्ट, ट्राइब, फैमिली कमज़ोर हो जाएंगे, या फिर ये जिंदा रहने के नए और क्रिएटिव तरीके ढूंढ लेंगे, जैसे कास्ट ने ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट्स में अपनी जगह बना ली है? इसके बारे में सोचना ज़रूर। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।
हेलो एवरीवन एंड वेलकम। तो चलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सोशियोलॉजी का एक ऐसा चैप्टर उठा रहे हैं जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हमारी रोज की जिंदगी में हमारे आसपास हर जगह दिखता है। चैप्टर का नाम है पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। हाँ, थोड़ा हेवी साउंड करता है राइट, बट ट्रस्ट मी, जब हम इसको समझेंगे ना, यू विल स्टार्ट सीइंग द वर्ल्ड अराउंड यू विद अ कंप्लीटली न्यू पर्सपेक्टिव। सो लेट्स डाइव राइट इन। ये सीन आपने जरूर देखा होगा, है ना? जस्ट इमेजिन करो, आप एक रेलवे स्टेशन पर हो। एक तरफ कुछ लोग हैं जिनके पास शायद आगे पीछे कुछ नहीं है, और अचानक उसी सिग्नल पर उनके ठीक बगल से एक चमचमाती हुई लग्जरी कार निकल जाती है। या फिर सोचो, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर छोटे छोटे बच्चे ईंट पत्थर उठा रहे हैं, जबकि उसी टाइम पर दूसरे बच्चे एयर कंडीशन स्कूल बसेस में बैठकर बड़े बड़े स्कूल्स जा रहे हैं। कभी सोचा है आपने कि ये फर्क, ये इतना बड़ा गैप आखिर है क्यों? और यही तो फैसिनेटिंग पॉइंट है। ये जो हमें दिख रहा है ना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इट्स नॉट रैंडम कि कुछ लोग अमीर हैं और कुछ लोग गरीब। एज सोशियोलॉजिस्ट हमें ये समझना है कि ये एक पैटर्न है, एक सोचा समझा सिस्टमैटिक तरीका जिससे हमारी सोसाइटी स्ट्रक्चर्ड है। हमारा काम कॉमन सेंस से आगे जाकर इस पैटर्न के पीछे छुपे रीजंस को, उसके स्ट्रक्चर को डिकोड करना है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक सवाल आता है, ये जो इनइक्वालिटी है, इज इट नेचुरल? क्या ये कुदरती है कि कुछ लोग ऊपर और कुछ नीचे होंगे? कॉमन सेंस तो यही कहता है, भाई जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। लेकिन जरा सोचो, क्या एक कंस्ट्रक्शन वर्कर से ज्यादा फिजिकल मेहनत कोई करता है जो धूप में पत्थर तोड़ता है? अगर सिर्फ हार्ड वर्क से ही सक्सेस मिलती तो वो लोग सोसाइटी में सबसे ऊपर क्यों नहीं है? दिस टेल्स अस कि स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है। ये इनइक्वालिटी नेचुरल बिल्कुल नहीं, बल्कि सोशली क्रिएटेड है। तो इस सोशल पजल को सॉल्व करने के लिए सोशियोलॉजिस्ट एक बहुत पावरफुल टूल, एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसे कहते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। अब ये स्ट्रैटिफिकेशन वर्ड आया है स्ट्रेटा से, जिसका मतलब होता है लेयर्स। जैसे आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जमीन के नीचे रॉक्स की अलग अलग लेयर्स होती हैं, ठीक उसी तरह हमारी सोसाइटी भी ऐसे डिफरेंट लेयर्स में बटी हुई है, एक हायरार्की में, जिसमें कुछ ग्रुप्स टॉप पर हैं और कुछ बॉटम पर। Now, what's really important about this slide is the formal definition. ध्यान से देखो, it says stratification is a system. और सबसे important part, it is a characteristic of society, not of individuals. इसका मतलब क्या हुआ? मतलब गलती किसी एक इंसान के टैलेंट या उसकी मेहनत में नहीं है। The problem is in the system itself. गेम के रूल्स ही ऐसे बनाए गए हैं कि inequality ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होती रहती है। और ये 3 प्रिंसिपल्स एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज पे क्लोज अटेंशन। पहला, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, ये सोसाइटी की प्रॉपर्टी है, इंडिविजुअल की नहीं। दूसरा, इट परसिस्ट्स ओवर जनरेशंस, यानी ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। अमीर के बच्चे अमीर रहते हैं, गरीब के बच्चे गरीब, क्योंकि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इनहेरिट होते हैं। और तीसरा और सबसे ट्रिकी वाला, इट इज सपोर्टेड बाय बिलीफ्स एंड आइडियोलॉजीज। सोसाइटी हमें ऐसी कहानियां सुनाती है, ऐसे बिलीफ्स देती हैं जिससे ये सिस्टम बिल्कुल नॉर्मल या नेचुरल लगने लगता है। ओके, सो अगर सोसाइटी लेयर्स में है तो किसी इंसान की पोजीशन इन लेयर्स में कैसे डिसाइड होती है? कोई ऊपर क्यों है और कोई नीचे क्यों है? सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं ये डिसाइड होता है उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज से, और इन रिसोर्सेज को हम एक स्पेशल नाम से बुलाते हैं, कैपिटल। लेकिन रुको, यहाँ कैपिटल का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं है। सो देयर आर 3 की टाइप्स ऑफ कैपिटल। पहला, इकोनॉमिक कैपिटल। ये तो सिंपल है, पैसा, प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, यानी आपके एसेट्स। दूसरा है कल्चरल कैपिटल। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब है आपकी एजुकेशन, आपकी डिग्री, आपके बोलने का स्टाइल, आपकी स्किल्स। इमेजिन करो, एक जॉब इंटरव्यू में जिसको फ्लुएंट इंग्लिश आती है, उसको एक नेचुरल एडवांटेज मिलता है ना, दैट्स हिज कल्चरल कैपिटल एट प्ले। और तीसरा है सोशल कैपिटल। ये है आपकी जान पहचान, आपका नेटवर्क, आपके कॉन्टैक्ट्स। और याद रखना, एक की इंसाइट ये है कि दीज 3 आर कन्वर्टेबल। आप इकोनॉमिक कैपिटल यूज करके अच्छी एजुकेशन यानी कल्चरल कैपिटल ले सकते हो, और सोशल कैपिटल यूज करके अच्छी जॉब यानी इकोनॉमिक कैपिटल पा सकते हो। अच्छा, अब हमने सोसाइटी का स्ट्रक्चर समझ लिया, और ये भी कि उसमें पोजीशन कैसे मिलती है। बट द बिगर क्वेश्चन इज, ये सिस्टम इतना मजबूत कैसे है? हाउ इज दिस इनइक्वालिटी मेंटेन्ड जनरेशन आफ्टर जनरेशन? इसके पीछे ना एक पूरा मैकेनिज्म काम करता है। थिंक ऑफ इट लाइक अ चेन रिएक्शन। चलो देखते हैं ये बनता कैसे है। इस चेन की पहली कड़ी है स्टेरियोटाइप, रूढ़िवादी धारणा। ये क्या है? जब हम अपने दिमाग में किसी पूरे ग्रुप के बारे में एक फिक्स्ड ओवर सिंप्लीफाइड इमेज बना लेते हैं, जैसे कि एक्स कम्युनिटी के लोग लेजी होते हैं या वाई कम्युनिटी के लोग कंजूस होते हैं। ये शॉर्टकट्स हैं जो हमारा ब्रेन लेता है, लेकिन ये बहुत डेंजरस हो सकते हैं। स्टीरियोटाइप से जन्म लेता है प्रेजुडिस, यानी पूर्वाग्रह।
जब आप उन फिक्स्ड स्टीरियोटाइप्स के बेसिस पर किसी ग्रुप के लिए एक नेगेटिव एटीट्यूड, एक नेगेटिव फीलिंग डेवलप कर लेते हो, दैट्स प्रेजुडिस। इसका नाम ही है प्री जजमेंट, मतलब सच्चाई जाने बिना, आपसे मिले बिना मैंने आपके बारे में एक ओपिनियन ऑलरेडी बना लिया है। और इस चेन का आखिरी और सबसे हार्मफुल पार्ट है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। जब आपका वो नेगेटिव एटीट्यूड, वो प्रेजुडिस एक्शन में बदल जाता है, वो डिस्क्रिमिनेशन बन जाता है। जब आप उस एक्स कम्युनिटी के इंसान को अपने प्रेजुडिस की वजह से जॉब नहीं देते या घर रेंट पर नहीं देते, दैट वेरी एक्ट इज डिस्क्रिमिनेशन। और इन सबका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है? सोशल एक्सक्लूजन, यानी सामाजिक बहिष्कार। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां लोगों या पूरे ग्रुप्स को उन अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्सेज और राइट्स से सिस्टमैटिकली दूर रखा जाता है जो बाकी सबको मिल रहे हैं। एंड दिस वर्ड इज की, सिस्टमैटिक। ये एक्सीडेंट नहीं है, इट्स एक्सक्लूजन बाय डिजाइन। उन्हें जानबूझकर सिस्टम से बाहर रखा जाता है। चलो इसको अच्छे से समझने के लिए जेंडर का एग्जाम्पल लेते हैं। एक बहुत कॉमन आर्ग्यूमेंट है कि मेन एंड वुमेन आर बायोलॉजिकली डिफरेंट, इसलिए उनके काम अलग होने चाहिए। यस, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं ऑफ कोर्स, बट सोशियोलॉजी हमें सिखाती है कि उस डिफरेंस के बेसिस पर सोसाइटी ने जो रोल्स, एक्सपेक्टेशंस और पावर की हायरार्की बनाई है वो सोशल है, नेचुरल नहीं। एक फैंटास्टिक एग्जाम्पल दैट ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स दिस इज द मैट्रिलिनियल नायर फैमिली ऑफ केरला। वहाँ वंश और प्रॉपर्टी माँ से बेटी को मिलती है। अगर जेंडर रोल्स नेचुरल होते तो दुनिया में हर जगह सेम होते ना। दिस प्रूव्स कि सोसाइटल रोल्स हम बनाते हैं और वो अलग अलग हो सकते हैं। तो इतना सब कुछ जानने के बाद दिमाग में एक होपलेसनेस आ सकती है कि क्या ये सिस्टम इतना पावरफुल है कि इसे बदला ही नहीं जा सकता? इज इट परमानेंट? वेल, द आंसर इज अ क्लियर नो। क्योंकि सिस्टम इंसानों ने बनाया है तो इंसान इसे चैलेंज भी कर सकते हैं। और हमारी कंट्री में स्टेट ने और बहुत से सोशल ग्रुप्स ने इसके खिलाफ इंपॉर्टेंट कदम उठाए हैं। हियर आर सम ऑफ द की इनिशिएटिव्स, एंड हाँ, ये आपके एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। SC, ST और OBCs के लिए रिजर्वेशन पॉलिसीज, ताकि उन्हें एजुकेशन और जॉब्स में एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17 जो अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को एक क्राइम डिक्लेयर करता है। फिर 93rd अमेंडमेंट जिससे OBCs को हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन मिला। और इन सरकारी कोशिशों के साथ साथ दलित सोशल मूवमेंट्स ने अपने राइट्स के लिए जो आवाज़ उठाई है उसका बहुत बड़ा रोल रहा है। तो चलिए एक बार जल्दी से अपनी आज की जर्नी को रिवाइज करते हैं। We started by observing inequality in our daily lives. फिर हमने समझा कि ये नेचुरल नहीं बल्कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का रिजल्ट है। हमने देखा कि हमारी पोजीशन इन लेयर्स में 3 तरह के कैपिटल से डिसाइड होती है, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड सोशल। और इस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए स्टीरियोटाइप, प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन जैसे टूल्स काम करते हैं। तो इन सारी बातों से एक आखिरी और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल निकल कर आता है। अगर ये पूरी इनइक्वालिटी, ये पूरा का पूरा सिस्टम समाज के बनाए हुए रूल्स और बिलीफ से ही चलता है, तो क्या हम उन रूल्स और बिलीफ्स को बदलकर खुद सोसाइटी को नहीं बदल सकते? इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़ रहा हूं। थिंक अबाउट इट एज सोशियोलॉजिस्ट्स, एज सिटीजन्स, क्योंकि जो चीज़ इंसान ने बनाई है उसे इंसान बदल भी सकता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड कीप क्वेश्चनिंग द वर्ल्ड अराउंड यू। हेलो बच्चों, वेलकम। आज हम आपकी सोशियोलॉजी बुक का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं, द चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। और देखो, जब मैं इम्पॉर्टेंट कहता हूं तो मेरा मतलब सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं है। ये चैप्टर असल में हमें सिखाता है कि हमारा देश इंडिया इतनी सारी लैंग्वेजेस, इतने सारे रिलीजन्स और कल्चर्स के साथ एक साथ कैसे रहता है। इट रियली हेल्प्स अस अंडरस्टैंड आवर ओन सोसाइटी। तो चलिए इसको एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम इन 6 टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि डाइवर्सिटी क्या चीज़ है, फिर हम अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद कुछ ज़रूरी पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स जैसे स्टेट और नेशन को डीकोड करेंगे और देखेंगे कि एक देश को जोड़ने के लिए क्या पॉलिसीज़ होती हैं। फिर विल टच अपॉन द वेरी रेलेवेंट टॉपिक ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, और एंड में सबसे इंपॉर्टेंट, आम जनता की पावर यानी सिविल सोसाइटी को समझेंगे। रेडी? लेट्स स्टार्ट। ओके, सो हमारे चैप्टर का नाम है चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। लेकिन इन चैलेंजेस को समझने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम 2 वर्ड्स के बीच का डिफरेंस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लें। ये 2 वर्ड्स हैं डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी। अक्सर लोग इनको कंफ्यूज कर देते हैं, बट बिलीव मी, दे आर वर्ल्ड्स अपार्ट। इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखो। डाइवर्सिटी यानी विविधता एक पॉजिटिव चीज है।
इसको ऐसे इमेजिन करो, एक गार्डन है जिसमें सिर्फ रेड रोजेस हैं और एक दूसरा गार्डन है जिसमें रोजेस भी हैं, मैरीगोल्ड्स भी हैं, लिलीज भी हैं, अलग अलग रंग के फूल। कौन सा ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा? ऑब्वियसली द सेकंड वन, राइट? वही है डाइवर्सिटी। हमारे देश में अलग अलग भाषाएं, फेस्टिवल्स, टाइप्स ऑफ फूड, ये सब इंडिया की खूबसूरती और स्ट्रेंथ है। ऑन द अदर हैंड, इनइक्वालिटी यानी असमानता एक कंप्लीटली नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब है हायरार्की यानी ऊंच नीच। जब एक ग्रुप को ज्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं और दूसरे को नहीं, जब रिच, पुअर या हाई लो कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो इनइक्वालिटी है और ये देश को जोड़ती नहीं तोड़ती है। अच्छा, अब जब हमने सोसाइटी की डाइवर्सिटी को समझ लिया है तो थोड़ा पर्सनल होते हैं। एक सवाल उठता है, इस सोसाइटी में हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी क्या है? स्पेसिफिकली हमारी कम्युनिटी आइडेंटिटी। क्या ये वो है जिसे हम चुनते हैं या फिर ये वो है जो हमें जन्म से ही मिल जाती है? ये टर्म बच्चों एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। अस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी। इसका सिंपल सा मतलब है वो पहचान जो हमें बाय बर्थ मिलती है, जिसमें हमारी कोई चॉइस नहीं होती। सोचो, क्या आपने डिसाइड किया था कि आप किस फैमिली में पैदा होंगे, किस कम्युनिटी में, किस रिलीजन में? नहीं ना। ये पहचान इस बात पर बेस्ड है कि आप क्या हैं, इस बात पर नहीं कि आप क्या बने हैं। जैसे आप यहां देख सकते हैं, आपकी फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, आपकी मदर टंग, ये सब अस्क्रिप्टिव आइडेंटिटीज के परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। इनके लिए आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। इसका ठीक ऑपोजिट होता है एक्वायर्ड आइडेंटिटी, जैसे एक डॉक्टर बनना, एक क्रिकेटर बनना या एक आर्टिस्ट बनना। ये आप अपनी मेहनत से, अपनी स्किल्स से, अपनी क्वालिफिकेशन से एक्वायर करते हो, यानी हासिल करते हो। सिंपल, राइट? ओके, अब थोड़ा सा पॉलिटिकल साइड पर चलते हैं। इतनी बड़ी और इतनी डाइवर्स कंट्री को मैनेज करने के लिए एक पूरा पॉलिटिकल फ्रेमवर्क होता है ना? इस फ्रेमवर्क को समझने के लिए हमें 3 कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए: स्टेट, नेशन और नेशन स्टेट। ये सुनने में काफी सिमिलर लगते हैं, पर ट्रस्ट मी, इनके मीनिंग्स में बहुत फर्क है। ये डेफिनेशन फेमस सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर ने दी थी और ये याद रखना काफ़ी हेल्पफुल है। वेबर कहते हैं कि स्टेट एक ऐसी बॉडी है जिसका एक पर्टिकुलर एरिया में लेजिटिमेट फोर्स पर मोनोपोली है। सिंपल शब्दों में, सरकार या गवर्नमेंट। मोनोपोली का मतलब सिर्फ और सिर्फ स्टेट के पास लीगली ये राइट है कि वो फोर्स यूज कर सके, पुलिस के थ्रू, आर्मी के थ्रू, ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, और किसी के पास ये लीगल राइट नहीं है। तो यहां देखो, स्टेट एक पॉलिटिकल और लीगल चीज है। इसको कंप्यूटर के हार्डवेयर की तरह समझो। गवर्नमेंट, उसकी पुलिस, आर्मी, कोर्ट्स एक डिफाइंड टेरिटरी। लेकिन नेशन हार्डवेयर नहीं, ये सॉफ्टवेयर है। ये एक फीलिंग है, एक कम्युनिटी है, लोगों का एक ग्रुप जिनके बीच एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक वी फीलिंग होती है। हम सब इंडियन हैं, ये जो फीलिंग है, ये नेशन है। और जब एक स्टेट की बाउंड्रीज यानी हार्डवेयर एक नेशन की कम्युनिटी यानी सॉफ्टवेयर के साथ अलाइन हो जाती हैं, तब बनता है एक नेशन स्टेट। तो अब सवाल ये उठता है कि एक स्टेट इतनी डाइवर्स नेशन को यूनाइट करने के लिए क्या करता है, उसको मैनेज करने के लिए क्या पॉलिसीज बनाता है? जनरली अगर हम दुनिया भर में देखें तो 2 तरह की पॉलिसीज फॉलो की जाती हैं। ये 2 मेन अप्रोचेस हैं। पहला है असिमिलेशन। इसको आप एक मेल्टिंग पॉट की तरह समझ सकते हो। जैसे एक बड़े से पॉट में सब कुछ डालकर पिघला दिया और सब एक जैसा बन गया। इसमें माइनॉरिटी कल्चर्स को फोर्स किया जाता है कि वो अपनी आइडेंटिटी छोड़कर डोमिनेंट कल्चर को अपना लें। ये काफी फोर्सफुल पॉलिसी है। दूसरी तरफ इंटीग्रेशन एक सैलेड बोल जैसा है। जैसे सैलेड में टोमेटो, क्यूकम्बर, लेटेस सब अलग अलग दिखते हैं, बट रहते एक ही बोल में हैं। यहाँ पब्लिक लाइफ में एक कॉमन नेशनल कल्चर प्रमोट किया जाता है, लेकिन लोगों को अपने घरों में, अपनी प्राइवेट लाइफ में अपना कल्चर फॉलो करने की पूरी आज़ादी होती है। और यहाँ पर इंडिया का स्टैंड बहुत यूनिक और स्पेशल है। ये पॉइंट बहुत क्रूशल है, याद रखिएगा। इंडिया ने ना तो असिमिलेशन का रास्ता चुना, ना ही इंटीग्रेशन का। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट बनाया। इसका मतलब है कि स्टेट किसी एक रिलीजन या कल्चर को प्रमोट नहीं करेगा, बल्कि सभी कल्चर्स और रिलीजन्स को बराबर का सम्मान देगा। इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल। अब हम एक ऐसे टॉपिक पर आ रहे हैं जो हम रोज अपनी डेली लाइव्स में न्यूज़ चैनल्स पर देखते और सुनते हैं। रिलीजन, पॉलिटिक्स और स्टेट का कॉम्प्लेक्स रिश्ता। और इस रिश्ते से क्या क्या चैलेंजेस पैदा होते हैं, चलिए देखते हैं। पहला और सबसे बड़ा चैलेंज है कम्युनलिज्म। ये एक बहुत ही डेंजरस आइडियोलॉजी है। इसमें लोग अपने धर्म को दूसरे धर्मों से सुपीरियर समझने लगते हैं और दूसरे धर्मों के प्रति नफरत या दुश्मनी रखते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, कम्युनलिज्म इज लेस अबाउट रिलीजन एंड मोर अबाउट पॉलिटिक्स इन द नेम ऑफ रिलीजन। इट्स अ पॉलिटिकल टूल जिसे लोगों को डिवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। अब कम्युनलिज्म का जवाब है सेक्युलरिज्म।
लेकिन सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट भी पूरी दुनिया में एक जैसा नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज में सेक्युलरिज्म का मतलब है स्टेट और रिलीजन के बीच एक मोटी दीवार, अ स्ट्रिक्ट सेपरेशन। वहां स्टेट रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करता और रिलीजन स्टेट में। पर इंडिया का सेक्युलरिज्म अलग है। यहां स्टेट प्रिंसिपल डिस्टेंस मेंटेन करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेट न्यूट्रल रहेगा, किसी एक धर्म का साइड नहीं लेगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर जैसे सोशल रिफॉर्म के लिए वो रिलीजियस मैटर्स में इंटरवीन कर भी सकता है। यहां सभी धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाता है। एक और चैलेंज है रीजनलिज्म यानी क्षेत्रवाद। ये तब होता है जब लोग अपने रीजन, अपनी भाषा या अपने कल्चर को देश से भी ऊपर मानने लगते हैं। ये फीलिंग अक्सर तब आती है जब लोगों को लगता है कि उनका एरिया पीछे छूट गया है या उनके साथ डेवलपमेंट के मामले में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो चलिए हमारे आखिरी टॉपिक पर आते हैं। अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचो। मान लीजिए स्टेट यानी गवर्नमेंट अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने लगे। अगर वो लोगों के राइट्स को दबाने लगे तो उसको कौन रोकेगा? हु होल्ड्स द स्टेट अकाउंटेबल? जवाब है हम, आम लोग, द पीपल। और यही सवाल हमें एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट तक ले जाता है जिसे हम कहते हैं सिविल सोसाइटी। ये स्टेट की पावर पर एक चेक एंड बैलेंस का काम करती है। तो आखिर ये सिविल सोसाइटी है क्या? सिंपल है, ये वो स्फेयर है जो आपके परिवार से बाहर है, लेकिन सरकार और मार्केट यानी बिजनेस से भी अलग है। इसमें आते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस यानी एनजीओज, मीडिया ग्रुप्स, ट्रेड यूनियंस, स्टूडेंट ग्रुप्स, एक्टिविस्ट मूवमेंट्स यानी वो सब वॉलंटरी संगठन जो लोग मिलकर बनाते हैं। और इनका काम क्या है? इनका काम है सरकार पर नजर रखना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्वेश्चन करना, आम लोगों की आवाज बनकर उनके मुद्दे उठाना और उनके राइट्स के लिए फाइट करना। एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए एक स्ट्रांग सिविल सोसाइटी का होना बहुत बहुत जरूरी है। सिविल सोसाइटी की पावर का इंडिया में सबसे बड़ा और बेस्ट एग्जाम्पल है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी आरटीआई। ये कानून 2005 में ऐसे ही आसमान से नहीं टपका था। इसके पीछे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का सालों का संघर्ष था, उनकी मेहनत थी। और इस एक्ट की वजह से आज आप और मैं, कोई भी आम नागरिक सरकारी डिपार्टमेंट से पूछ सकता है कि उनका काम कैसा चल रहा है, पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। इससे गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी आती है और करप्शन पर लगाम लगती है। तो चलिए एकदम फटाफट रिवाइज करते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। हमने शुरू किया पॉजिटिव डाइवर्सिटी और नेगेटिव इनइक्वालिटी के फर्क से। फिर हमने देखा कि हमारी आइडेंटिटी दो तरह की होती है, एस्क्रिप्टिव जो बाय बर्थ मिलती है और एक्वायर्ड जो हम अर्न करते हैं। उसके बाद हमने स्टेट, द हार्डवेयर और नेशन, द सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट समझा। हमने देखा कि डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए एसिमिलेशन और इंटीग्रेशन की पॉलिसीज होती हैं, लेकिन इंडिया का मॉडल है सेक्युलरिज्म। फिर हमने कम्युनलिज्म जैसे खतरों को जाना और आखिर में स्टेट पावर को चेक करने के लिए सिविल सोसाइटी के इंपॉर्टेंट रोल को समझा। आई रियली होप ये चैप्टर अब आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। अब इन कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ टेक्स्ट बुक तक मत रखिएगा, अपने आसपास देखिए, अपनी सिटी में, अपनी सोसाइटी में। आपको ये सारी चीजें, डाइवर्सिटी, आइडेंटिटी, पॉलिटिक्स, लोगों की आवाज, सब कुछ एक्शन में दिखेगा। एंड दैट, माय फ्रेंड्स, इज द रियल पर्पस ऑफ स्टडिंग सोशियोलॉजी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्ट्रक्चरल चेंज को बिल्कुल आसानी से समझते हैं। पता है, इसमें हम ये देखेंगे कि कैसे कॉलोनियलिज्म ने सिर्फ हम पर राज ही नहीं किया, बल्कि हमारे पूरे सोशल और इकोनॉमिक ढांचे को यानी स्ट्रक्चर को ही बदल कर रख दिया। तो रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा रोड मैप फॉर टुडे। हम सबसे पहले समझेंगे कि ये स्ट्रक्चरल चेंज आखिर होता क्या है। फिर कॉलोनियलिज्म के पीछे जो कैपिटलिस्ट इंजन था उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इंडस्ट्रीज और शहरों पर इसका क्या असर हुआ, द ग्रेट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। फिर हम बात करेंगे चाय, ट्रेन्स और लोगों की अहम टी प्लांटेशंस जैसे प्रोजेक्ट्स का ह्यूमन कॉस्ट क्या था। और आखिर में हम उस लेगेसी को समझेंगे जो आज भी इंडिया को शेप कर रही है। अच्छा, चलो एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि हम लोग रोड के लेफ्ट साइड पर गाड़ी क्यों चलाते हैं? या फिर हमारे लीगल और एजुकेशन सिस्टम्स जैसे हैं वैसे ही क्यों हैं? ये सब ना कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये सब उसी दौर की, उस कॉलोनियल एरा की ही देन है। तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चरल चेंज है क्या? देखो, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट अ फंडामेंटल शिफ्ट, एक गहरा परमानेंट बदलाव जो सोसाइटी के बुनियादी ढांचे को, उसके कोर इंस्टीट्यूशंस को और हमारे जीने के नियमों को पूरी तरह से बदल दे। और इस बदलाव को समझने के लिए पहले हमें कॉलोनियलिज्म को डिफाइन करना होगा। सिंपल वर्ड्स में ये एक देश का दूसरे देश पर राज करना है। लेकिन जैसा हम आगे देखेंगे, इंडिया में जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म था वो पहले के एम्पायर से बहुत बहुत अलग था। अब ये स्लाइड बहुत इंटरेस्टिंग है। इस कॉन्ट्रास्ट को ध्यान से देखो। जो प्री कैपिटलिस्ट एम्पायर्स थे
मतलब ब्रिटिशर्स से पहले के राजा महाराजा। उनका मेन काम क्या था? ट्रिब्यूट कलेक्ट करना, यानी फसल या पैसों का एक हिस्सा ले लिया, बस। वो इकोनॉमी में ज्यादा इंटरफियर नहीं करते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स वो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म से चलते थे। उनका गोल था मैक्सिमम प्रॉफिट। तो उन्होंने सिर्फ एक हिस्सा नहीं लिया, उन्होंने पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को ही अपने फायदे के लिए सिस्टमैटिकली बदल दिया। और यही इस चैप्टर का कोर कॉन्सेप्ट है, कोलोनियलिज्म का कैपिटलिस्ट इंजन। उन्होंने हर चीज में इंटरफेयर किया, लैंड लॉस से लेकर ये डिसाइड करने तक कि कौन सी फसल उगाई जाएगी और सामान कैसे बनेगा। और इन सब के पीछे मकसद सिर्फ एक था, ब्रिटिश कैपिटलिज्म को मजबूत करना। और देखो ये इंटरफेरेंस कितना डीप था। उन्होंने जमीन के मालिकाना हक बदल दिए, उन्होंने डिसाइड किया कि कौन सी क्रॉप्स उगानी है, जैसे इंडिगो और कॉटन, अपनी टेक्सटाइल मिल्स के लिए। पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ही ऑल्टर कर दिया। उनका मकसद कभी इंडिया का डेवलपमेंट नहीं था, बल्कि ब्रिटेन का प्रॉफिट था। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई आपके घर की वायरिंग इसलिए बदल दे ताकि वो अपने अप्लायंसेस चला सके, आपके नहीं। तो सोचो इन सब पॉलिसीज का असर क्या हुआ होगा। जब ब्रिटेन में फेमस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, फैक्ट्रीज लग रही थी, तब इंडिया में एक अजीब और बिल्कुल उल्टा प्रोसेस चल रहा था, द ग्रेट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। और ये स्लाइड इस कॉन्ट्रास्ट को इतनी अच्छे से दिखाती है। सोचो, एक तरफ ब्रिटेन में मैन्युफैक्चरिंग का बूम चल रहा था, लोग गांव छोड़कर फैक्ट्री जॉब्स के लिए शहरों में जा रहे थे। और यहां इंडिया में क्या हो रहा था? बिल्कुल उल्टा। यहां की जो वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थीं, वो खत्म हो रही थीं, और जो स्किल्ड आर्टिजन्स थे, जिनके हाथों में हुनर था, वो बेचारे बेरोजगार होकर वापस खेती करने पर मजबूर हो गए। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो नॉर्मल स्टोरी होती है ना, ये उसका अजीब से रिवर्स वर्जन था। बच्चों, ये पॉइंट एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल ध्यान से समझना। शहरों की कहानी भी ऐसी ही थी। जो पुराने मशहूर शहर थे, सेंचुरीज से ट्रेड के हब्स थे, वो डिक्लाइन करने लगे और उनकी जगह नए कॉलोनियल शहर बनने लगे। चलो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। प्री कॉलोनियल शहर जैसे सूरत और मसूलीपट्टनम ट्रेड और ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स के लिए फेमस थे, लेकिन नए कॉलोनियल शहर बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास एक बिल्कुल अलग मकसद से बनाए गए थे। ये कोस्टल पोर्ट्स थे, जो एक तरह से वन वे एग्जिट रैंप्स का काम करते थे, जहां से इंडिया का रॉ मटेरियल सीधे ब्रिटेन भेजा जाता था। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, हर शहर एक चीज में स्पेशलिस्ट बन गया। बॉम्बे रॉ कॉटन का हब बना, कैलकाटा जूट का, और मद्रास से कॉफी, शुगर और इंडिगो एक्सपोर्ट होता था। ये शहर ब्रिटेन के ग्लोबल इकोनॉमिक इंजन की सबसे इंपॉर्टेंट लिंक्स बन गए, जिनका काम इंडिया की दौलत को समंदर पार भेजना था। लेकिन कोलोनियलिज्म ने सिर्फ इकोनॉमी और ज्योग्राफी को ही नहीं बदला, उसने लोगों की जिंदगी को भी पूरी तरह से उलट-पुलट कर दिया। और इसका एक बहुत ही पावरफुल और अक्सर बेहद क्रूअल एग्जाम्पल है इंडिया के टी प्लांटेशंस की कहानी। टी इंडस्ट्री की शुरुआत 1851 में असम में हुई, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। उस एरिया में पॉपुलेशन बहुत कम थी और इन बड़े बड़े लेबर इंटेंसिव प्लांटेशंस के लिए लोकल मजदूर आसानी से मिल ही नहीं रहे थे। तो झारखंड जैसे दूर के इलाकों से मजदूरों को लाया गया, अक्सर धोखे से और जबरदस्ती। सरकार ने भी ऐसे कानून बनाए जो मजदूरों को नहीं बल्कि प्लांटेशन के मालिकों को प्रोटेक्ट करते थे। इन प्लांटेशंस पर जिंदगी इट वाज एक्सट्रीमली हार्श। हालात बहुत खराब थे और मजदूरों को अक्सर वहां बंधक बनाकर रखा जाता था, वो वहां से जा नहीं सकते थे। तो ऐसी स्टोरीज जैसे टी प्लांटेशंस की हमें कोलोनियलिज्म का ह्यूमन कॉस्ट दिखाती हैं। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि ब्रिटिशर्स ने जो भी बदलाव किए वो सब उनके प्लान के मुताबिक नहीं हुए। कुछ के तो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस यानी उल्टे असर भी हुए, जो काफी रेवोल्यूशनरी साबित हुए। सो इसमें एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास। उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन शुरू की ताकि एक ऐसी इंडियन क्लास तैयार हो जो ब्रिटिश एम्पायर को चलाने में मदद कर सके, लॉयल वर्कर्स मिले। लेकिन हुआ क्या? उसी एजुकेशन ने लोगों को आज़ादी, लोकतंत्र और नेशनलिज्म के आइडियाज से इंट्रोड्यूस कराया, जिसने आगे चलकर आज़ादी की लड़ाई को और मजबूत कर दिया। फिर 1947 में आज़ादी के बाद इंडिया के नए लीडर्स के सामने कॉलोनियलिज्म से मिली हुई गरीबी से लड़ने का एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उनकी स्ट्रैटेजी थी तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, हैवी मशीन इंडस्ट्रीज और एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर के जरिए, ताकि देश की इकोनॉमिक बैकबोन को मजबूत किया जा सके। लेकिन स्ट्रक्चरल चेंजेस वहीं नहीं रुके, वो आज भी हो रहे हैं। जैसा कि सोशियोलॉजिस्ट एमएस राव ने बताया, अर्बनाइजेशन का प्रोसेस आज भी पूरे इंडिया में गांवों की जिंदगी पर एक गहरा असर डाल रहा है। और ये स्लाइड राव के काम को बहुत अच्छे से समझाती है। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया कि ये असर ना 3 तरह से होता है। देखो, पहला क्या है, लोग काम के लिए दूर के शहरों में जाते हैं,
राइट? और वहां से अपने घर पैसा भेजते हैं, जिससे गांव की इकोनॉमी में चेंज आता है। सेकंड, सोचो कोई गांव है जो एक नए इंडस्ट्रियल टाउन के पास है, तो क्या होगा? उसका पूरा सोशल फैब्रिक, वहां का कल्चर सब बदल जाता है, वहां शहरी लाइफ का इन्फ्लुएंस आ जाता है। और आखिर में तीसरा, बड़े बड़े शहर जैसे दिल्ली या मुंबई जब एक्सपैंड करते हैं तो वो अपने आसपास के गांवों को अपने अंदर ही ले लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये तीनों पॉइंट्स नोट कर लो, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे कॉलोनियलिज्म ने इंडिया के स्ट्रक्चर को फंडामेंटली चेंज किया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से लेकर नए शहर और नए सोशल क्लासेस तक। ये बदलाव आज भी हमारी सोसाइटी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को शेप कर रहे हैं। आखिर में एक सवाल जो मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूं। कॉलोनियलिज्म तो कई डेकेड्स पहले खत्म हो गया, लेकिन क्या उसके बनाए हुए स्ट्रक्चर्स, वो तरीके जिनसे हमारी सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड है, सच में खत्म हो गए हैं? इस पर जरूर सोचना। चलो अगली क्लास में मिलते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम। तो आज हम लोग सोशियोलॉजी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर उठा रहे हैं, कल्चरल चेंज। अब देखो, नाम सुन के लगता है कि पता नहीं क्या हैवी ड्यूटी कॉन्सेप्ट होगा, बट ट्रस्ट मी, ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है, ये हमारी और आपकी रोज की लाइफ है। कभी सोचा है कि आजकल हर शादी में डीजे और संगीत सेरेमनी इतनी ज़रूरी क्यों हो गई है? या फिर पहले जहां सिर्फ घर का खाना होता था, अब हम फोक और नाइफ से पास्ता खा रहे हैं? यही तो है कल्चरल चेंज। ये जो छोटे छोटे बदलाव है ना, इन्हीं को मिलाकर बनता है कल्चरल चेंज। बेसिकली जब सोसाइटी के सोचने का, रहने का और बिलीव करने का तरीका बदलता है, उसी एवोल्यूशन को हम इस चैप्टर में समझेंगे। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल चेंज और कल्चरल चेंज में फर्क क्या है? देखो, इसको ऐसे समझो। स्ट्रक्चरल चेंज मतलब सोसाइटी का पूरा फाउंडेशन, पूरा ढांचा बदल जाना। फॉर एग्जाम्पल, पहले लोग खेती करते थे, गांव में रहते थे, फिर अचानक फैक्ट्रीज आईं और लोग काम के लिए शहरों में बसने लगे। इससे सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही बदल गया ना। लेकिन कल्चरल चेंज उस स्ट्रक्चर के अंदर की लाइफ है। हमारे आइडियाज क्या हैं, हमारी वैल्यूज क्या हैं, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है। जब इन चीजों में बदलाव आता है, उसे कहते हैं कल्चरल चेंज। तो एक तरह से एक है सोसाइटी का हार्डवेयर और दूसरा है उसका सॉफ्टवेयर। समझ गए? तो सवाल ये है कि इंडिया में इस बदलाव की हवा चली कहां से? इसके लिए हमें टाइम ट्रैवल करके जाना पड़ेगा 19th सेंचुरी कॉलोनियल इंडिया में। जब ब्रिटिशर्स यहां आए तो वो अपने साथ सिर्फ टॉप और रेलवे नहीं लाए, वो अपने साथ नए आइडियाज का एक पूरा तूफान ले आए। लिबर्टी, इक्वालिटी, रैशनल थिंकिंग, ये सारे आइडियाज इंडियन सोसाइटी के लिए एक आईने की तरह थे। और जब हमने उस आईने में देखा तो एक जबरदस्त डिबेट शुरू हुई, ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी। उस वक्त के थिंकर्स के सामने एक बड़ा सवाल था, क्या हमें अपनी पुरानी परंपराओं को पकड़े रहना चाहिए या फिर उनमें जो गलत चीजें हैं उन्हें बदलना चाहिए? और इसी डिबेट से उभर कर आए हमारे सोशल रिफॉर्मर्स। आई एम श्योर आपने इनके नाम हिस्ट्री में सुने होंगे। राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने सती प्रथा जैसी बुराई के खिलाफ जंग छेड़ दी। ज्योतिबा फूले, जिन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और विमेंस एजुकेशन के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ने का बेड़ा उठाया। और पंडिता रामाबाई वर अ फियरलेस चैंपियन ऑफ विमेंस राइट्स। ये लोग सिर्फ एक्टिविस्ट नहीं थे, ये लोग विजनरीज थे। इन्होंने एक ऐसे इंडिया का सपना देखा था जो मॉडर्न भी हो और अपने रूट से जुड़ा हुआ भी। पता है इन रिफॉर्मर्स की सबसे कमाल की बात क्या थी? उनका अप्रोच। उन्होंने ना तो वेस्ट को आंख बंद करके कॉपी किया, ना ही अपनी ट्रेडिशंस को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने एक क्रिएटिव फ्यूजन बनाया। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है राजा राम मोहन रॉय। जब उन्होंने सती के अगेंस्ट फाइट की तो उन्होंने सिर्फ मॉडर्न आइडियाज जैसे ह्यूमन राइट्स की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने हमारे पुराने हिंदू शास्त्रों को ही स्टडी करके ये प्रूफ किया कि उनमें भी सती को सही नहीं ठहराया गया है। सोचो कितना ब्रिलियंट मूव था। वो चेंज लाने के लिए ट्रेडिशन के अंदर से ही लॉजिक ढूंढ रहे थे। इट वॉज एन एब्सोल्यूट मास्टर स्ट्रोक। पर एक सवाल तो दिमाग में आता है, ये नए आइडियाज इतनी तेजी से पूरे देश में फैले कैसे? फेमस सोशियोलॉजिस्ट सतीश साबरवाल इसके 3 मेन रीजंस बताते हैं। पहला, कम्युनिकेशन के नए तरीके आ गए थे। प्रिंटिंग प्रेस की वजह से किताबें और न्यूज़पेपर्स छपने लगे। रेलवेज की वजह से लोग और उनके आइडियाज दोनों ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने लगे। दूसरा, नए ऑर्गेनाइजेशंस बने जैसे ब्रह्मो समाज और आर्य समाज। ये एक तरह से क्लब्स थे जहां लोग इन नए आइडियाज पर ओपनली डिबेट करते थे। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद इन आइडियाज में इतना दम था। लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी, ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे जिन्होंने लोगों के दिल और दिमाग को ऑटोमेटिकली अपनी तरफ खींच लिया। चलिए अब हम आते हैं इस चैप्टर के बिल्कुल कोर पर। ये जो 4 कॉन्सेप्ट्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, इनको दिमाग में लॉक कर लीजिए। एग्जाम्स के लिए ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है।
सोशियोलॉजिस्ट का कहना है कि इंडिया में कल्चरल चेंज को अगर ठीक से समझना है तो हमें इन 4 प्रोसेसेस को डिकोड करना पड़ेगा: संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और सेक्युलराइजेशन। ये चारों अलग अलग हैं, पर अक्सर एक दूसरे के साथ मिलकर सोसाइटी को बदलते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सबको ब्रेक डाउन करते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रोसेस से, जिसका नाम है संस्कृताइजेशन। ये कॉन्सेप्ट इंडिया में हमेशा से था, बट इसको ठीक से स्टडी करना 19th एंड 20th सेंचुरी में ही शुरू हुआ। ये टर्म कॉइन किया था वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट सोशियोलॉजिस्ट M.N. श्रीनिवास ने। बिल्कुल सिंपल भाषा में सांस्कृताइजेशन का मतलब है जब सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोग अपर कास्ट के रीति रिवाजों को, उनके लाइफस्टाइल को, उनके कस्टम्स को कॉपी करने लगते हैं। इसके पीछे मोटिव क्या होता है? उम्मीद ये होती है कि अगर हम उनकी तरह बिहेव करेंगे, उनके जैसे रिचुअल्स फॉलो करेंगे, जैसे वेजिटेरियन हो जाना या सीक्रेट थ्रेड पहन लेना, तो सोसाइटी में हमारा स्टेटस भी ऊपर उठ जाएगा और हमें भी वैसी ही रिस्पेक्ट मिलेगी। ये एक तरह से सोशल लैडर पर ऊपर चढ़ने की कोशिश है, पर उसी लैडर के रूल्स को फॉलो करते हुए। लेकिन, और यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है, इस प्रोसेस को क्रिटिकली देखना बहुत जरूरी है। पहली बात, ये प्रोसेस कास्ट सिस्टम के स्ट्रक्चर को चैलेंज नहीं कर रहा। ये उसी सिस्टम को एक्सेप्ट करके उसके अंदर ही बेहतर पोजीशन पाने की कोशिश है। ये सिस्टम को तोड़ने की बात नहीं करता। दूसरी बात, ये अनजाने में ही सही ये मान लेता है कि अपर कास्ट का कल्चर सुपीरियर है और लोअर कास्ट का कल्चर इन्फीरियर है, तभी तो कॉपी करने की जरूरत पड़ रही है, राइट? और इस चक्कर में कई बार लोग डाउरी जैसी गलत प्रथाएं भी अडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो अपर कास्ट में कॉमन होती हैं। और इसका सबसे बड़ा आघात दलित कल्चर और उनकी अपनी आइडेंटिटी पर पड़ता है, जो कमजोर हो जाती है। इस प्रोसेस की लिमिटेशंस को समझने के लिए कुमुद पवाड़े की स्टोरी से बेहतर कोई एग्जाम्पल नहीं है। वो एक दलित महिला थीं जिन्होंने मेहनत करके संस्कृत में प्रोफेसरशिप हासिल की। अब आप सोचिए, संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज जिसे हमेशा से अपर कास्ट डोमेन माना गया है। उन्होंने उस डोमेन को कॉन्कर किया, पर क्या इससे उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म हुआ? बिल्कुल नहीं। उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी में लोगों से बहुत ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ी। उन्होंने अपने एक आर्टिकल में लिखा है कि जिस संस्कृत ने उन्हें आइडेंटिटी दी, उसी ने उनसे वो छीन भी ली। उनकी स्टोरी हमें साफ साफ दिखाती है कि सिर्फ अपर कास्ट के सिंबल्स अडॉप्ट कर लेने से जमीन पर हकीकत नहीं बदलती। ओके, सो संस्कृताइजेशन के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा कल्चरल चेंज का इंजन बना हमारी सोसाइटी में, वो था वेस्टर्नाइजेशन। इंटरेस्टिंगली, ये टर्म भी हमें M.N. श्रीनिवास ने ही दिया था। तो वेस्टर्नाइजेशन है क्या? सिंपली पुट, ये वो सारे बदलाव हैं जो इंडियन सोसाइटी और कल्चर में 150 साल से ज्यादा के ब्रिटिश रूल की वजह से आए। और प्लीज ये मत सोचना कि ये सिर्फ जीन्स पहनना या इंग्लिश बोलना है। नहीं, इसका असर बहुत गहरा है। हम जो फ्रिज यूज करते हैं, जो टीवी देखते हैं, हमारे स्कूल्स का सिस्टम, हमारा लीगल सिस्टम, यहाँ तक कि हमारे खाने पीने की आदतें, इन सब पर ब्रिटिश रूल का असर है। बेसिकली हमारी लाइफ में आज जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी या इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी रूट्स कहीं ना कहीं इस वेस्टर्नाइजेशन से ही जुड़ी हैं। पर यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा होता है। क्या वेस्टर्न लाइफस्टाइल अपना लेने का मतलब ये है कि हमारी सोच भी मॉडर्न हो गई है? जरूरी नहीं। और यही है वेस्टर्नाइजेशन का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन। हम अक्सर देखते हैं, कोई आदमी अमेरिका से पढ़कर आया है, लेटेस्ट आईफोन यूज़ कर रहा है, सोशल मीडिया पर इक्वालिटी की बातें लिख रहा है, लेकिन घर आकर वही आदमी अपनी बहन को आगे पढ़ने से रोकता है या अपनी वाइफ से एक्सपेक्ट करता है कि वो जॉब छोड़ दे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर से मॉडर्न दिखना और अंदर से मॉडर्न होना, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। और यही जो कन्फ्यूजन है ना, मॉडर्न दिखना वर्सेस मॉडर्न होना, इसे क्लियर करता है हमारा तीसरा प्रोसेस, मॉडर्नाइजेशन। लोग अक्सर वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन को एक ही चीज़ समझ लेते हैं, बट प्लीज रिमेंबर दे आर फंडामेंटली डिफरेंट। इसको सिंपल तरीके से ऐसे समझो, वेस्टर्नाइजेशन ज़्यादातर एक एक्सटर्नल यानी बाहरी चेंज है, कपड़े, टेक्नोलॉजी, लाइफस्टाइल, जबकि मॉडर्नाइजेशन एक इंटरनल यानी अंदर का चेंज है। ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। मॉडर्न होने का मतलब है साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से सोचना, इंडिविजुअल फ्रीडम को रिस्पेक्ट करना, और सबसे इंपॉर्टेंट ये मानना कि किसी इंसान की वैल्यू उसके जन्म से नहीं, उसके टैलेंट यानी अचीव्ड स्टेटस से होनी चाहिए, ना कि अस्क्राइब्ड स्टेटस से। इसीलिए आप एक ट्रेडिशनल साड़ी पहनकर भी एक वर्ल्ड क्लास मॉडर्न साइंटिस्ट हो सकते हैं। मॉडर्न होने के लिए वेस्टर्न होना जरूरी नहीं है। और इसका एक जबरदार एग्जाम्पल हमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया से मिलता है। वहाँ आओ नागा ट्राइब ने जब इंग्लिश लैंग्वेज को अपनाना शुरू किया तो लोगों को लगा कि अब ये लोग अपनी कल्चर, अपनी पहचान सब खो देंगे।
पर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। इंग्लिश उनके लिए कॉमन लिंक लैंग्वेज बन गई, जिसके जरिए अलग अलग नागा ट्राइब्स आपस में बेहतर कम्युनिकेट करने लगे। उन्होंने इस मॉडर्न टूल को अपनी ही कल्चर को और ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए यूज किया। तो यहाँ देखिए, एक वेस्टर्न एलिमेंट ने उनकी ट्रेडिशनल आइडेंटिटी को कमजोर नहीं किया, बल्कि उसे और मजबूत बना दिया। चलिए, अब आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस पर, सेक्युलराइजेशन। ये एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब इंडिया में वेस्ट के मतलब से काफी अलग है, और इस फर्क को समझना एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब हम वेस्ट में सेक्युलराइजेशन की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि पब्लिक लाइफ से रिलीजन का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है। पॉलिटिक्स, लॉ, एजुकेशन, इन सब चीज़ों से रिलीजन को अलग किया जा रहा है। बट इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ रिलीजन पब्लिक लाइफ से गायब नहीं हुआ, बल्कि उसका रोल रीडिफाइन हो गया। रिलीजन यहाँ ज़्यादातर एक पर्सनल चॉइस, एक प्राइवेट मैटर बन गया है, जो मॉडर्न लाइफ के साथ साथ पैरेलल चलता है। इसका सबसे पावरफुल एग्जाम्पल है सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट। ट्रेडिशनली कास्ट का फंक्शन पूरी तरह से रिलीजियस था, राइट? प्योरिटी, पोल्यूशन, शुद्ध अशुद्ध, इन सब कॉन्सेप्ट्स पर बेस था। लेकिन आज की मॉडर्न इंडिया में कास्ट क्या है? वो एक जबरदस्त पॉलिटिकल आइडेंटिटी बन गई है। पॉलिटिकल पार्टीज कास्ट के नाम पर वोट बैंक बनाती हैं। कास्ट बेस्ड ग्रुप्स अपने राइट्स के लिए आंदोलन करते हैं। तो कास्ट खत्म नहीं हुई, बस उसका फंक्शन रिलीजियस से बदलकर पॉलिटिकल हो गया। और यही है इंडियन स्टाइल ऑफ सेक्युलराइजेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल। ओके, चलो एग्जाम से पहले एकदम रैपिड फायर रिवीजन हो जाए। संस्कृताइजेशन, अपर कास्ट को इमिटेट करना पर सिस्टम चेंज नहीं होता। वेस्टर्नाइजेशन, ब्रिटिश रूल से आया लाइफस्टाइल चेंज जो अक्सर सिर्फ बाहरी होता है। मॉडर्नाइजेशन, असली चेंज यानी सोच में बदलाव, लॉजिक और इक्वालिटी की तरफ। और सेक्युलराइजेशन, रिलीजन का रोल रीडिफाइन हो गया है, वो पब्लिक लाइफ से पूरी तरह हटा नहीं है। आई होप ये चारों कॉन्सेप्ट्स अब आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। तो अब जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अपनी आंखें खुली रखो और अपने आसपास देखो, अपने घर में, दोस्तों के ग्रुप में, सोशल मीडिया पर आपको ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का ये डांस कहाँ कहाँ दिखता है? कोई दोस्त जो लेटेस्ट कोरियन पॉप सुन रहा है पर घर में अपने सारे रिचुअल्स भी फॉलो कर रहा है, या कोई फैमिली फंक्शन जहां डीजे भी है और पंडित जी भी हैं। सोशियोलॉजी किताबों में नहीं, इन्हीं छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस में है। इन कॉन्सेप्ट्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करो एंड आई प्रॉमिस यू, आप दुनिया को एक नए नजर से देखोगे। सो कीप थिंकिंग एंड कीप ऑब्जर्विंग। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। चलो, आज हम क्लास 12 सोशियोलॉजी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करते हैं, चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी। पता है, ये चैप्टर सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, ये असल में इंडिया की कहानी है, हमारे गांव की कहानी। हम देखेंगे कि कैसे आज़ादी से लेकर आज तक हमारी रूरल सोसाइटी में कितने बड़े बड़े बदलाव आए हैं। तो रेडी हो जाओ, इस जर्नी को अच्छे से समझते हैं। चलिए, शुरुआत इसी एक सिंपल से सवाल से करते हैं। आप सोचते होंगे लैंड तो लैंड है, जमीन का एक टुकड़ा, राइट? बट नहीं, गांव में जमीन सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं है। इट्स एवरीथिंग। एक इंसान की इज्जत, उसकी पावर, उसकी सोशल स्टैंडिंग, सब कुछ इस बात से डिसाइड होता है कि उसके पास कितनी जमीन है। तो अगर रूरल इंडिया को समझना है तो सबसे पहले जमीन की इस इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा। देखो, इंडिया हमेशा से एक एग्रेरियन सोसाइटी रही है। इसका मतलब क्या है? सिंपल कि हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन जीने के लिए खेतीबाड़ी पर ही डिपेंड करती थी। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, हमारा कल्चर भी तो इसी से जुड़ा है। सोचो, बैसाखी पंजाब में या पोंगल साउथ इंडिया में, ये सारे फेस्टिवल्स कब मनाए जाते हैं? जब फसल की कटाई या बुआई होती है। मतलब पूरा सोशल लाइफ साइकिल ही एग्रीकल्चर के आगे पीछे घूमता था। इसीलिए जमीन को सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिव एसेट माना जाता था। ओके, अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। गांव में पावर के ना दो स्ट्रक्चर्स चलते हैं, क्लास और कास्ट। क्लास स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सिंपल है, ये सीधा सीधा लैंड ओनरशिप पर बेस्ड है। जिसके पास ज्यादा जमीन वो अमीर, अपर क्लास। जिसके पास जमीन नहीं है वो गरीब, लोअर क्लास। लेकिन इसके ऊपर एक और लेयर है, और वो है कास्ट की। हिस्टोरिकली जमीन का कंट्रोल अपर कास्ट के पास ही रहा है, पर यह कनेक्शन हमेशा 100% ट्रू नहीं होता। कभी कभी लोअर कास्ट का आदमी भी जमीन खरीदकर अमीर हो जाता है, बट उसको सोशल स्टेटस शायद वो ना मिले। तो ये क्लास और कास्ट का जो मिक्स है ना, यही रूरल इंडिया की रियल पिक्चर है। और ये स्लाइड उस क्लास स्ट्रक्चर को बिल्कुल क्लियर कर देती है। इस चार्ट को देखो, ये जो छोटा सा स्लाइस है ना, ये हैं बड़े लैंड ओनर्स, बहुत कम लोग जिनके पास देश की ज्यादातर जमीन थी। और अब ये सबसे बड़ा वाला स्लाइस देखो, ये हैं लैंडलेस लेबरर्स, मतलब एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जिनके पास अपनी जमीन का 1 इंच भी नहीं था। वो बस दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपना घर चलाते थे। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि इनइक्वालिटी कितनी ज्यादा थी।
तो ये सिस्टम जैसा भी था चल रहा था। फिर इंडिया में आए ब्रिटिशर्स और उन्होंने इंडिया के पूरे लैंड सिस्टम को कंप्लीटली बदल के रख दिया। उनका मकसद कोई डेवलपमेंट नहीं था, उनका सिर्फ एक गोल था, इंडिया से ज्यादा पैसा, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कैसे निकाला जाए। चलिए देखते हैं उन्होंने इसके लिए क्या किया। उन्होंने मेनली 3 नए सिस्टम इंट्रोड्यूस किए और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जमींदारी सिस्टम। यहां ब्रिटिश ने जमींदार्स को लैंड का ओनर बना दिया। उनका काम था किसानों से टैक्स कलेक्ट करना और ब्रिटिश को देना। इससे फार्मर्स का इतना एक्सप्लॉयटेशन हुआ कि आप सोच नहीं सकते। फिर आया रॉयटवारी सिस्टम। यहां रयोत यानी फार्मर डायरेक्टली स्टेट को टैक्स देता था। बीच का आदमी तो हट गया, पर टैक्स इतना ज्यादा था कि फार्मर की कमर ही टूट गई। और तीसरा था महालवारी सिस्टम, जहां पूरा गांव या महाल मिलकर टैक्स देता था। बट एंड रिजल्ट तीनों का एक ही था, किसान बेचारा कर्ज में डूबता चला गया। फिर 1947 में हमें आज़ादी मिली और आज़ाद इंडिया की गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही था, इस इनइक्वालिटी को, इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे किया जाए। इस हिस्टोरिकल इनजस्टिस को सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किए लैंड रिफॉर्म्स। सो इन लैंड रिफॉर्म्स का प्लान क्या था, सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। पहला, एबोलिशन ऑफ जमींदारी, मतलब स्टेट और फार्मर के बीच से इस पावरफुल मिडलमैन को हटाना। दूसरा, टेनेंसी रिफॉर्म्स, यानी जो टेनेंट या बटाएदार दूसरे की जमीन पर खेती कर रहा है उसको सिक्योरिटी देना और रेंट को रेगुलेट करना। और तीसरा, जो सबसे बड़ा कदम था, वो था लैंड सीलिंग एक्ट्स। इसका मतलब था कि एक लिमिट लगा दी गई कि एक फैमिली कितनी जमीन रख सकती है। एक्स्ट्रा जमीन सरकार ले लेगी और उसे लैंडलेस लोगों में बांट देगी। लेकिन ये जो लैंड सीलिंग एक्ट्स थे ना, ये ज्यादातर स्टेट्स में फेल हो गए। गैस क्यों? क्योंकि बड़े बड़े लैंड ओनर्स बहुत स्मार्ट थे। उन्होंने इसका एक लूप होल निकाल लिया। उन्होंने अपनी एक्स्ट्रा जमीन अपने रिश्तेदारों, नौकरों, दूर के कजिन्स सबके नाम पे ट्रांसफर कर दी। ऑफिशियली ऑन पेपर जमीन बढ़ गई, बट इन रियलिटी कंट्रोल उसी एक फैमिली के पास रहा। इस प्रैक्टिस को कहते हैं बिनामी ट्रांसफर्स, और ये प्रॉब्लम आज तक इंडिया में है। फिर 1960s और 70s में आया एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, द ग्रीन रेवोल्यूशन। ये इंडिया की फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम का एक टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन था। इसने हमारे खेती करने का तरीका ही बदल दिया। लेकिन जैसा यहां लिखा है, ये एक डबल एज्ड स्वॉर्ड थी, मतलब एक ऐसी तलवार जिसकी धार दोनों तरफ थी। फायदा भी हुआ और बहुत बड़ा नुकसान भी। सबसे पहले पॉजिटिव साइड देखते हैं। फूड प्रोडक्शन में एक मैसिव जंप आया। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन की हेल्प से स्पेशली वीट और राइस का प्रोडक्शन आसमान छू गया। अकेले गेहूं का प्रोडक्शन 250% तक बढ़ गया। सोचो, इंडिया जो पहले फूड इंपोर्ट करता था, अब फूड सिक्योर बन गया था। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन अब आते हैं इसकी दूसरी डार्कर साइड पर। इस रेवोल्यूशन का फायदा सबको नहीं मिला। इसके विनर्स कौन थे? सिर्फ वो अमीर बड़े फार्मर्स जिनके पास पहले से पैसा था और जिनकी जमीन पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी जैसे इलाकों में थी। वो महंगी टेक्नोलॉजी अफोर्ड कर सकते थे। और लूजर्स कौन बने? छोटे किसान और लैंडलेस लेबरर्स, जो इस रेस में बहुत पीछे रह गए। इससे गांव के अंदर अमीर और गरीब के बीच का गैप और भी ज्यादा बढ़ गया। इसके सोशल इफेक्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। पहले लैंड ओनर और लेबर के बीच में एक ट्रेडिशनल पर्सनल रिश्ता होता था। अब वो खत्म हो गया और सब कुछ कैश पेमेंट पे आ गया। दूसरा, जब ट्रैक्टर्स और थ्रेशर्स आए तो जो सर्विस कास्ट ग्रुप्स हाथ से काम करते थे, उनकी जॉब्स चली गईं। और सबसे इंपॉर्टेंट, गांव में एक न्यू रूरल एलीट क्लास पैदा हुई, जो पैसे और पॉलिटिक्स दोनों में बहुत पावरफुल हो गई। इन सारे चेंजेस का असर गांव के पूरे सोशल फैब्रिक पर पड़ा। लोग अब काम की तलाश में गांव से बाहर जाने लगे, जिससे माइग्रेशन बढ़ा और सोसाइटी में ऐसे नए ट्रेंड शुरू हुए जिनका असर हम आज भी फील करते हैं। एक नया पैटर्न सामने आया जिसे हम कहते हैं सर्कुलेशन ऑफ लेबर। इसका मतलब है कि बिहार, ईस्टर्न यूपी जैसे थोड़े गरीब इलाकों से वर्कर्स काम की सीजन में पंजाब और हरियाणा जैसे अमीर इलाकों में जाते थे खेती करने। ये एक सर्कुलर पैटर्न है, काम खत्म करके वापस आ जाते हैं। ये आज भी इंडिया की एक बहुत बड़ी रियलिटी है। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा होता है और मैं चाहता हूँ आप इस पर सोचें। अगर गांव से सारे आदमी काम करने के लिए शहर या दूसरे स्टेट्स जा रहे हैं, तो पीछे गांव में खेती कौन कर रहा है? कौन संभाल रहा है जमीन का काम? और इसका जवाब है इस टर्म में, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर। इसका सिंपल सा मतलब है कि अब खेतीबाड़ी का ज्यादातर काम महिलाएं यानी विमेन कर रही हैं, क्योंकि मेन नॉन फार्म जॉब्स के लिए माइग्रेट कर गए हैं। तो आप कह सकते हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर का चेहरा अब धीरे धीरे फीमेल होता जा रहा है। लेकिन इससे विमेन की प्रॉब्लम्स कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ गई हैं। उन पर डबल बर्डन आ गया है।
उन्हें खेत भी संभालना है और घर भी। उन्हें सेम काम के लिए आदमियों से कम पैसा मिलता है। और सबसे बड़ी आयरनी तो ये है कि खेती वो कर रही हैं, मेहनत वो कर रही हैं, लेकिन जमीन पर उनका कोई लीगल हक नहीं होता। लैंड ओनरशिप से उन्हें आज भी दूर रखा जाता है। चलिए अब हम आते हैं 1990s के बाद के दौर में, जब इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को पूरी दुनिया के लिए ओपन कर दिया। इसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। इसका असर हमारी रूरल सोसाइटी पर बिल्कुल अलग तरह से हुआ। अब इंडियन फार्मर का कंपटीशन अपने पड़ोसी से नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोप के फार्मर्स से था। इसी टाइम पर एक नया सिस्टम बहुत पॉपुलर हुआ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसमें क्या होता है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे पेप्सिको फार्मर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। वो उन्हें बीज, पैसा सब कुछ देती हैं। फार्मर को बदले में वही चीज़ उगानी पड़ती है जो कंपनी कहती है, और कंपनी गारंटी देती है कि वो सारी फसल एक पहले से डिसाइड की हुई कीमत पर खरीद लेगी। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? फार्मर को एक सिक्योरिटी मिल गई। लेकिन इसका फ्लिप साइड ये है कि फार्मर पूरी तरह से कंपनी पर डिपेंडेंट हो जाता है। उसकी अपनी मर्जी खत्म हो जाती है। वो अपने लिए गेहूं चावल उगाने की जगह कंपनी के लिए आलू या टमाटर उगाने लगता है, जिससे उसकी अपनी फूड सिक्योरिटी भी रिस्क पर आ जाती है। ओपन मार्केट्स, एमएनसीज के महंगे बीज, मार्केट में प्राइस का उतार चढ़ाव, इन सब चीज़ों ने मिलकर फार्मर का कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। इसी सिचुएशन को हम कहते हैं एग्रेरियन डिस्ट्रेस, और ये आज के रूरल इंडिया की एक बहुत ही दुख भरी सच्चाई है। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं कि पावर का सेंटर कैसे बदला है। आज़ादी से पहले पावर जमींदारों के हाथ में थी। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद पावर नए अमीर किसानों के पास आई, और अब ग्लोबलाइजेशन के टाइम में ये पावर धीरे धीरे बड़ी बड़ी कंपनीज के हाथ में जा रही है। मतलब पावर का सेंटर गांव से निकलकर अब मल्टीनेशनल बोर्ड्स रूम्स में शिफ्ट हो रहा है। तो ये चैप्टर हमें इस एक ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे हमारे गांव ग्लोबल मार्केट से जुड़ रहे हैं, नए मौके तो आ रहे हैं, लेकिन क्या इसका फायदा सबको बराबर मिल रहा है? क्या इस रेस में एक छोटा किसान और एक बड़ी कंपनी दोनों एक साथ जीत रहे हैं, या इस डेवलपमेंट की कीमत कोई और चुका रहा है? इसके बारे में जरूर सोचना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? चलो आज सोशियोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करते हैं, चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। बेसिकली हम ये समझेंगे कि जब फैक्ट्रीज आए, इंडस्ट्रीज आए, तो हमारी लाइफ, सोसाइटी और काम करने का तरीका सब कुछ कैसे बदल गया। रेडी हो? लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल अपने आप से पूछो। इमेजिन करो, पहले लोग गांव में रहते थे, खेती बाड़ी करते थे, फिर अचानक से उन्हें शहर जाकर फैक्ट्री में काम करना पड़ा, तो उनकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आया होगा। ये सिर्फ एक जॉब चेंज नहीं था, ये एक पूरी लाइफस्टाइल का, एक पूरी सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन था। देखो, फर्क बिल्कुल साफ है। पहले प्री इंडस्ट्रियल लाइफ में सब कुछ नेचर के हिसाब से चलता था। फसल कब उगेगी, बारिश कब होगी, वर्क वॉज बेस्ड ऑन सीजन्स। लेकिन इंडस्ट्रियल लाइफ में सब कुछ घड़ी के कांटे से चलता है। 9 बजे की शिफ्ट, 5 बजे छुट्टी। गांव में जहां सब एक दूसरे को जानते थे, पर्सनल रिलेशंस थे, शहर आकर वही रिलेशंस प्रोफेशनल हो गए। लाइफ की स्पीड एकदम से बहुत तेज हो गई। अच्छा, अब इस नई इंडस्ट्रियल सोसाइटी को समझने के लिए हमें सोशियोलॉजी के 3 सुपरस्टार्स के आइडियाज को समझना पड़ेगा, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और एमिल डर्कहाइम। इनके कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर की फाउंडेशन हैं, और इनको समझ लिया तो समझो आधा चैप्टर क्लियर हो गया। तो चलो एक एक करके इनके आइडियाज को देखते हैं। कार्ल मार्क्स ने एक बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट दिया था, जिसे कहते हैं एलियनेशन। इसका मतलब क्या है? इमेजिन करो, एक वर्कर एक कार फैक्ट्री में काम कर रहा है। उसका काम है दिन भर बस एक ही नट बोल्ट कसना, हजारों बार। दिन के एंड में ना उसने पूरी कार बनती देखी, ना उसे फील हुआ कि उसने कुछ बनाया है। वो अपने काम से, उस प्रोडक्ट से और बाकी लोगों से डिस्कनेक्टेड फील करता है, अलग थलग, बस एक मशीन का पुर्जा बनकर रह जाता है। इसी फीलिंग को मार्क्स ने एलियनेशन कहा। अब आते हैं मैक्स वेबर। इन्होंने समझाया ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट। ये सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, पर है बहुत सिंपल। ये बस काम को ऑर्गेनाइज करने का एक सिस्टम है, जिसमें क्लियर रूल्स होते हैं, सबका रोल फिक्स्ड होता है और एक हायरार्की होती है। आपका स्कूल इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। प्रिंसिपल, फिर टीचर्स, फिर स्टूडेंट्स, सबके रोल्स एंड रूल्स डिफाइंड है। सिस्टम पर्सनल फीलिंग से नहीं बल्कि रूल्स से चलता है। इससे काम में एफिशिएंसी आती है। और हमारे तीसरे थिंकर हैं एमिल डर्कहाइम। इन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर का आइडिया दिया। मतलब आज की मॉडर्न सोसाइटी में काम इतने छोटे छोटे स्पेशलाइज्ड टास्क्स में बंट गया है कि कोई भी इंसान अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता। एक डॉक्टर को अनाज के लिए किसान पर डिपेंड रहना पड़ता है, उस किसान को ट्रैक्टर के लिए फैक्ट्री वर्कर पर,
हम सब एक दूसरे से एक अनजानी सी चेन से जुड़े हुए हैं। वी आर ऑल डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो ये तो हो गए थियोरेटिकल बेसिक्स। अब हम देखेंगे कि इन सब चीज़ों का इंडिया में क्या सीन है। हम इंडिया के इंडस्ट्रियलाइजेशन की जर्नी देखेंगे, यहाँ के फॉर्मल और इनफॉर्मल वर्क के फ़र्क को समझेंगे, वर्कर्स की लाइफ और उनके राइट्स की बात करेंगे, और एंड में ग्लोबलाइजेशन ने सब कुछ कैसे बदल दिया उस पर भी नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया की कहानी। देखो, इंडिया की जो स्टोरी है ना, वो यूरोप से थोड़ी अलग है। हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंदर। इसका मतलब साफ था, यहाँ जो भी इंडस्ट्रीज लग रही थीं वो इंडिया के भले के लिए नहीं बल्कि ब्रिटेन के फायदे के लिए लग रही थीं। इसने हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर एक बहुत गहरा असर डाला, और वो असर आज भी दिखता है। जरा इस चार्ट को देखो। 2019 तक भी इंडिया की लगभग 43% वर्कफोर्स यानी ऑलमोस्ट आधे लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे, जबकि इंडस्ट्री में सिर्फ 17% और सर्विसेज में 32%। ये नंबर्स दिखाते हैं कि हमारी इकोनॉमिक जर्नी कितनी यूनिक और थोड़ी इम्बैलेंस्ड रही है। और इसी इम्बैलेंस से पैदा होता है द इंडियन पैराडॉक्स। सोचो कितनी अजीब बात है, जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर, वो हमारी इकोनॉमी में यानी जीडीपी में सबसे कम कंट्रीब्यूट करता है, और सर्विस सेक्टर जैसे आईटी, जिसमें कंपैरेटिवली कम लोग हैं, वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। ये हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चलो अब इंडिया की एम्प्लॉयमेंट के सबसे बड़े सच को समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल वर्क एग्जाम के लिए तो सुपर इंपॉर्टेंट है ही, बट इससे आपको अपने देश की ज़मीनी हकीकत समझ आएगी। ये नंबर अपने दिमाग में बिठा लो, मोर देन 90%। इसका मतलब है कि इंडिया में हर 10 में से 9 लोग जो काम कर रहे हैं वो इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं। यानी उनके पास ना कोई जॉब सिक्योरिटी है, ना पेड लीव, ना पीएफ, ना मेडिकल बेनिफिट्स। ये हमारी वर्कफोर्स की सबसे बड़ी और सबसे अहम सच्चाई है। तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल है क्या? देखो, फॉर्मल सेक्टर यानी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आते हैं आपके बैंक एम्प्लॉयज़ या गुड़गांव के आईटी पार्क में काम करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। उनकी जॉब सिक्योर है, रेगुलर सैलरी आती है, वर्किंग आवर्स फिक्स्ड हैं। दूसरी तरफ है इनफॉर्मल सेक्टर, जैसे आपके घर के पास सब्जी बेचने वाला या कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाला डेली वेज लेबरर। ना उनकी इनकम फिक्स्ड है, ना कल काम मिलेगा इसकी कोई गारंटी है। नंबर्स और थ्योरी से आगे बढ़कर चलो अब एक वर्कर की लाइफ में झांक कर देखते हैं। एक्चुअली काम करना होता कैसा है? एक असेंबली लाइन पे खड़े रहना या जमीन के नीचे एक अंधेरी कोल माइन में उतरना कैसा होता होगा? कंपनीज अक्सर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक टेक्निक यूज करती हैं जिसे कहते हैं टेलरिज्म। इसमें होता क्या है कि काम को इतने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है कि वर्कर को सोचना ही ना पड़े, बस एक ही काम दिन भर रिपीट रिपीट रिपीट। इससे कंपनी की आउटपुट तो बहुत बढ़ जाती है, पर सोचो उस वर्कर के बारे में, उसके लिए वो काम कितना बोरिंग, टायरिंग और एलियनेटिंग हो जाता है। और बात सिर्फ बोरिंग काम की नहीं है, कई जगह तो काम इतना डेंजरस होता है कि लोग अपनी जान हथेली पर रखकर काम करते हैं। कोल माइंस का सोचो, हर पल डर रहता है कि छत ना गिर जाए, आग ना लग जाए या कोई जहरीली गैस लीक ना हो जाए, और इसके बदले में उन्हें मिलती हैं टीबी और सिलिकोसिस जैसी खतरनाक बीमारियां, और अक्सर बेसिक सेफ्टी गियर तक नहीं दिया जाता। अब ऐसी डिफिकल्ट कंडीशंस में वर्कर्स को समझ आया कि अकेले अकेले लड़ने से कुछ नहीं होगा, एकजुट होना पड़ेगा, अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। और इसी जरूरत से पैदा हुई ट्रेड यूनियंस। ये वर्कर्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उनके हक के लिए बेहतर सैलरी और सेफ्टी के लिए मैनेजमेंट से लड़ती हैं। इससे जुड़े 2 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनका डिफरेंस ध्यान से समझो, स्ट्राइक और लॉकआउट। जब वर्कर्स अपनी मांगे मनवाने के लिए काम करना बंद कर देते हैं उसे कहते हैं स्ट्राइक, लेकिन जब मैनेजमेंट ही गुस्से में आकर फैक्ट्री के गेट पर ताना लगा देती है तो उसे कहते हैं लॉकआउट। एक हथियार वर्कर के पास है, दूसरा मैनेजमेंट के पास। इंडिया की हिस्ट्री में ऐसी ही एक बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई थी, 1982 की बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक। कैन यू इमेजिन, 2.5 लाख वर्कर्स एक साथ स्ट्राइक पे चले गए थे। ये स्ट्राइक लगभग 2 साल चली, पर इसका एंड बहुत ट्रैजिक हुआ। स्ट्राइक फेल हो गई, हजारों वर्कर्स की जॉब्स चली गईं और मुंबई की पहचान, वहां की टेक्सटाइल मिल्स हमेशा के लिए बंद हो गईं। और फिर 1990s में इंडिया की इकोनॉमी में एक तूफान आया, एक नया चैप्टर शुरू हुआ जिसे हम कहते हैं LPG, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इन पॉलिसीज ने इंडिया में काम करने के तरीके को, जॉब मार्केट को हमेशा के लिए बदल दिया।
सिंपल भाषा में समझे तो लिबरलाइजेशन ने प्राइवेट कंपनीज के लिए रूल्स आसान कर दिए। प्राइवेटाइजेशन में सरकारी कंपनीज प्राइवेट हाथों में चली गईं और ग्लोबलाइजेशन ने इंडिया के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए। इसी से एक नया ट्रेंड शुरू हुआ जिसे कहते हैं आउटसोर्सिंग। मतलब अमेरिका की कंपनी अपना कॉल सेंटर बैंगलोर में खोल लेती है क्योंकि यहाँ सस्ते में काम हो जाता है। बिल्कुल जैसे आप अपना प्रोजेक्ट किसी और से करवा लो टू सेव टाइम एंड मनी। तो इस ग्लोबलाइजेशन का असर डबल एज्ड स्वॉर्ड जैसा था। एक तरफ आईटी पार्क्स और कॉल सेंटर्स में नए मॉडर्न जॉब्स आए, बट दूसरी तरफ कॉस्ट कटिंग के चक्कर में कंपनीज ने परमानेंट जॉब्स की जगह कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्क देना शुरू कर दिया। इससे जॉब इनसिक्योरिटी बहुत बढ़ गई। तो इस पूरे चैप्टर को अगर हम समराइज करें तो हमने क्या सीखा? यही कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी ने हमें आगे तो बढ़ाया, डेवलपमेंट लाया, नई अपॉर्चुनिटीज दी, पर इसकी एक कीमत चुकानी पड़ी। साथ में आई इनइक्वालिटी, एक्सप्लॉयटेशन और एक कांस्टेंट डर जॉब इनसिक्योरिटी का। और अब एक सवाल मैं आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। आज हम एआई और ऑटोमेशन की दुनिया में जी रहे हैं, जहां कहा जा रहा है कि रोबोट्स हमारा काम ले लेंगे। तो आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में हमारा, आपका फ्यूचर ऑफ वर्क कैसा होने वाला है? इसके बारे में ज़रूर सोचना। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। कीप लर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज सोशियोलॉजी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू करते हैं, सोशल मूवमेंट्स। ये एक ऐसा चैप्टर है जो सिर्फ किताबों में नहीं है, ये हमारी लाइफ का हिस्सा है। हम जो वीकेंड की छुट्टी मनाते हैं या हम जो वोट दे पाते हैं, ये सब चीज़ें आसमान से नहीं टपकी हैं। इन सब के पीछे इन्हीं सोशल मूवमेंट्स की एक लंबी कहानी है। कभी सोचा इस बारे में? ये जो हमें संडे को आराम से छुट्टी मिलती है या जैसे ही हम 18 के होते हैं वी गेट द राइट टू वोट, ये सब हमें गिफ्ट में नहीं मिला है। बिल्कुल नहीं। इन सब राइट्स के पीछे ना लोगों का बहुत लंबा स्ट्रगल है, उनके प्रोटेस्ट है, उनके सोशल मूवमेंट्स है। इन्हीं आंदोलनों ने हमारी सोसाइटी को वैसा बनाया है जैसी वो आज है। सो दिस टॉपिक इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू यू। तो आखिर ये सोशल मूवमेंट है क्या? व्हाट इज इट? देखो, डेफिनेशन बहुत सिंपल है, बस 3 वर्ड्स याद रखो: सस्टेन्ड, ऑर्गेनाइज्ड और कलेक्टिव। सस्टेन्ड यानी जो लंबा चले, ऑर्गेनाइज्ड यानी जिसका एक स्ट्रक्चर हो, एक प्लान हो, और कलेक्टिव यानी जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ जुड़े हों। और ये एफर्ट किस लिए होता है? या तो सोसाइटी में कोई चेंज लाने के लिए या फिर किसी चेंज को रोकने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा को हटाने के लिए मूवमेंट चलाया, राइट? वो चेंज लाना चाहते थे, पर उसी के अगेंस्ट धर्म सभा ने एक काउंटर मूवमेंट शुरू किया टू रेजिस्ट दैट चेंज। दोनों ही सोशल मूवमेंट्स हैं। ओके, सो इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक क्विक लुक ले लेते हैं। पहले हम समझेंगे कि सोशल मूवमेंट आखिर होता क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं। फिर आएगा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओल्ड और न्यू सोशल मूवमेंट्स के बीच का डिफरेंस। इसके बाद इन कॉन्सेप्ट्स को हम रियल इंडियन एग्जाम्पल से समझेंगे और आखिर में वील सी कि ये सब पढ़ना जरूरी क्यों है। ये रोड मैप आपको चैप्टर समझने में बहुत हेल्प करेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। ऐसी क्या चीज़ है जो एक सिंपल से प्रोटेस्ट को एक मूवमेंट बना देती है? हर भीड़, हर धरना, हर जुलूस एक सोशल मूवमेंट तो नहीं होता, राइट? टू बी कॉल्ड अ मूवमेंट उसके कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। एंड प्लीज पे क्लोज अटेंशन, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक मूवमेंट के मेन पिलर्स क्या है? नंबर 1, सस्टेन्ड कलेक्टिव एक्शन। मतलब ये 1-2 दिन का गुस्सा नहीं है। थिंक अबाउट इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, वो सालों तक चला। दैट वॉज अ मूवमेंट। नंबर 2, ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। बिना लीडर और प्लानिंग के कोई भी प्रोटेस्ट बस एक भीड़ बनकर रह जाता है। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, एक लीडर बहुत जरूरी है। नंबर 3, शेयर्ड आइडियोलॉजी। मतलब मूवमेंट में शामिल सभी लोगों का मकसद एक होना चाहिए, उनकी सोच एक होनी चाहिए, जैसे सभी लोग एनवायरनमेंट को बचाना चाहते हैं। एंड नंबर 4, डायरेक्टेड अगेंस्ट द स्टेट। ज्यादातर सोशल मूवमेंट्स सरकार से यानी स्टेट से अपनी मांगे रखते हैं, उनकी पॉलिसीज को चैलेंज करते हैं। तो ये मूवमेंट्स अपनी बात पब्लिक तक और सरकार तक कैसे पहुंचाते हैं? वेल, इसके बहुत से तरीके हैं। कुछ सिंबॉलिक होते हैं, जैसे आपने कैंडल मार्चेस देखे होंगे या लोग काले कपड़े पहनकर विरोध करते हैं। ये मीडिया का अटेंशन खींचते हैं। फिर कुछ क्रिएटिव तरीके भी हैं, जैसे नुक्कड़ नाटक यानी स्ट्रीट प्लेज या प्रोटेस्ट सॉन्ग्स, जिनके थ्रू मैसेज आम लोगों तक पहुंचता है। और हाँ, गांधी जी के मेथड्स को हम कैसे भूल सकते हैं? सत्याग्रह, नॉन वायलेंस और सिविल डिसोबीडियंस। उनका सॉल्ट मार्च इसका सबसे पावरफुल एग्जाम्पल है, जिसने पूरी दुनिया को प्रोटेस्ट करने का एक नया तरीका सिखाया।
ओके एवरीवन, अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू सोशल मूवमेंट्स। इसको अच्छे से समझ लिया ना तो बोर्ड एग्जाम का एक क्वेश्चन तो पक्का समझो। आई कैन ऑलमोस्ट गारंटी इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, सो प्लीज फोकस। ये स्लाइड ये पूरी कहानी बता रही है। लेफ्ट साइड में देखो, ये हैं ओल्ड सोशल मूवमेंट्स, पुराने वाले। इनका मेन फोकस क्या था? क्लास, यानी वर्कर्स, पेजेंट्स, मजदूर और किसान। इनकी लड़ाई इकोनॉमिक राइट्स के लिए थी, पॉलिटिकल पावर के लिए थी। और इनको लीड कौन करता था? बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज और ट्रेड यूनियंस। अब आओ राइट साइड पे, न्यू सोशल मूवमेंट्स। यहाँ फोकस क्लास नहीं, आइडेंटिटी है, पहचान, जैसे विमेन, दलित्स, ट्राइबल्स। इनका गोल इकोनॉमिक इक्वालिटी से ज्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ है, रिकग्निशन है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। और इनको कौन लीड करता है? NGOs, student groups, civil society. So the biggest shift is from class to identity. Simple. चलिए, थ्योरी तो समझ ली, अब इसको रियल लाइफ इंडियन एग्जाम्पल्स के साथ कनेक्ट करते हैं। जब हम इन मशहूर मूवमेंट्स को देखेंगे ना, तो ये ओल्ड और न्यू का कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। न्यू सोशल मूवमेंट का सबसे क्लासिक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है चिपको आंदोलन। ये 1970s में शुरू हुआ था, आज के उत्तराखंड में। नाम ही कितना इंटरेस्टिंग है ना, चिपको। इसका मतलब है टू हग या चिपक जाना। तो स्टोरी ये थी कि सरकार ने जंगल के पेड़ काटने का कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनी को दे दिया, और वही जंगल जहां से लोकल लोग सदियों से अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, उनको वहां जाना मना कर दिया। इमेजिन। तो जब कंपनी के लोग कुल्हाड़ी लेके पहुंचे तो गांव के लोग, स्पेशली वहां की औरतें, आगे आईं और पेड़ों से लिपट गईं। उनका कहना था, पेड़ काटने से पहले हमें काटो। सो ये सिर्फ पेड़ बचाने की लड़ाई नहीं थी, ये अपने रिसोर्सेज पर हक, अपनी लाइवलीहुड और एनवायरनमेंट को बचाने की लड़ाई थी। यानी कि ये एक क्वालिटी ऑफ लाइफ का मूवमेंट था। न्यू मूवमेंट्स का एग्जाम्पल देख लिया। चलो अब टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं और बात करते हैं ओल्ड सोशल मूवमेंट्स की। जैसा हमने डिस्कस किया था, इनका बेस क्लास था, यानी किसान और मजदूर जो अपने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ लड़ रहे थे। फार्मर्स मूवमेंट्स तो बहुत पुराने हैं। ब्रिटिश रूल के टाइम वो लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ लड़े। आज़ादी के बाद उनकी डिमांड्स बदली। अब वो अपनी फसल के लिए बेहतर दाम, सब्सिडीज और लोन माफी के लिए प्रोटेस्ट करने लगे। सिमिलरली वर्कर्स मूवमेंट्स, उनकी लड़ाई किसके लिए थी? फेयर वेजेस, 8 घंटे का वर्क डे, सोशल सिक्योरिटी। और इनको लीड कौन कर रहा था? ट्रेड यूनियंस। तो देख रहे हो, दोनों ही केसेस में मुद्दा सीधा सीधा इकोनॉमिक है, पैसा। Okay, so old class-based movements are clear. Let's get back to new social movements. चिपको तो बस एक एग्जाम्पल था। इनके अलावा भी बहुत से मूवमेंट्स हैं जिनका कॉमन फैक्टर है सोशल आइडेंटिटी, यानी सामाजिक पहचान। फॉर इंस्टेंस, दलित मूवमेंट्स। इनकी लड़ाई सिर्फ आर्थिक शोषण के खिलाफ नहीं थी, ये थी आत्मसम्मान के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। ये अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट, सोशल इक्वालिटी और डिग्निटी पाने की लड़ाई थी। इन द सेम वे ट्राइबल मूवमेंट्स, उनकी फाइट थी अपने जल, जंगल, जमीन को दिक्कूज यानी आउटसाइडर्स से बचाने की, अपने कल्चर, अपने रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने की। तो इन दोनों ही केसेस में आप देखो, ये अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हैं। और न्यू सोशल मूवमेंट्स की लिस्ट में एक और बहुत ही पावरफुल नाम है, द वुमेन्स मूवमेंट। इंडिया में इसकी हिस्ट्री भी बहुत पुरानी और काफी रिच रही है। इसकी शुरुआत तो 19th सेंचुरी में ही हो गई थी, जब सोशल रिफॉर्मर्स ने सती और चाइल्ड मैरिज जैसी प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट आवाज उठाई। फिर फ्रीडम स्ट्रगल में भी वुमेन का पार्टिसिपेशन जबरदस्त था। लेकिन असल बदलाव आया 1970s के बाद। तब मूवमेंट के मुद्दे बदले। अब फोकस आ गया डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी, वर्कप्लेस हरासमेंट जैसे इश्यूज पर। गोल था जेंडर इक्वालिटी, सेफ्टी और एक बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो दिस इज अनदर क्लासिक न्यू सोशल मूवमेंट। ओके, सो वीव कवर्ड अ लॉट। अब हम चैप्टर के एंड में हैं, तो चलिए सब कुछ एक साथ जोड़ते हैं, एक क्विक समरी लेते हैं और ये समझते हैं कि आखिर इन मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना इतना जरूरी क्यों है। चलो एक फाइनल क्विक रिवीजन। नंबर 1, सोशल मूवमेंट्स क्या है? दे आर ऑर्गेनाइज्ड कलेक्टिव एफर्ट्स फॉर चेंज। नंबर 2, 2 तरह के हैं, ओल्ड और न्यू। ओल्ड यानी क्लास बेस्ड इकोनॉमिक इश्यूज, फार्मर्स, वर्कर्स। न्यू यानी आइडेंटिटी बेस्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, एनवायरमेंट, विमेन, दलित्स। और सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे, आज हम जो भी राइट्स एंजॉय कर रहे हैं वो इन्हीं लोगों के स्ट्रगल्स का नतीजा है। और इस पूरी बात को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का ये कोट बहुत खूबसूरती से समअप करता है। वो कहते हैं कि इंडिया में सोशल रिफॉर्म की हिस्ट्री असल में एक लड़ाई है। एक तरफ वो लोग हैं जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं और दूसरी तरफ है आम जनता जो सफर कर रही है।
और इसी कॉन्फ्लिक्ट से पैदा होते हैं सोशल मूवमेंट्स। तो इस चैप्टर को खत्म करने से पहले एक सवाल आपके लिए, थोड़ा सोचिए। जब आप अपने आसपास देखते हैं, अपनी सोसाइटी, अपने शहर में, ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो आपको लगता है बदलनी चाहिए? ऐसा कौन सा बदलाव है जिसके लिए आप आगे आना चाहेंगे? इस पर ज़रूर सोचना, क्योंकि याद रखिएगा, हर बड़ा बदलाव, हर बड़ा मूवमेंट एक छोटी सी सोच से ही शुरू होता है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।